जी दोस्तों, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू ओटी सेशन 3 फॉर F8AA जून 25 अटेम्प्ट। इससे पहले हमने दो सेशन कंडक्ट किए थे, दोनों जबरदस्त गए थे। बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी, बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। ये हमारा जून 25 का थर्ड सेशन है, जिसमें आज हम जिन टॉपिक्स को फोकस कर रहे हैं वो ओटीज, वो है गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, और ऑडिट रिपोर्ट और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट। रूल ये जी, मैं पहले ओटी खुद पढ़ूंगा पूरा। मेरे साथ मौजूद है मेरे स्टूडेंट्स, उनसे भी मैं पढ़वाऊंगा। कोशिश करेंगे टू वे ट्रैफिक हो। आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, और इंशाल्लाह हम इसको सवा घंटे डेढ़ घंटे में इसको वाइंड अप करेंगे। हमारा आउटकम ये है कि जब हम ये सेशन खत्म करें तो आपको गोइंग कंसर्न, ऑडिट रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट और सब्सटैंटिव पर सॉरी रिपीट कर रहा हूं मैं। जब हम ये सेशन खत्म करेंगे तो आपको ऑडिट रिपोर्ट पर, गोइंग कंसर्न पर, सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर और सब्सटैंटिव के ऊपर ओटीज के परस्पेक्टिव से अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। सो लेट स्टार्ट। अच्छा, ये देखें जी, ये हमारे सामने पहला सवाल आ रहा है। सवाल का नाम है चेस्टनट। ये सिनेरियो दिया हुआ है और उसके बाद हमारे पास 5 एमसीक्यूज हैं। इफ यू ऑल रिमेंबर, तो हमारे ओटी का फॉर्मेट क्या था भाई? हमारे ओटी का फॉर्मेट था, देयर विल बी वन सिनेरियो एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। रिपीट कर दूंगा जी। एक सिनेरियो है जी हमारे पास। That scenario can pertain to any topic of your F8 AA syllabus, and it will have 5 questions: one, two, three, four, or five. Every MCQ is of 2 marks. So five twos are 10. Scenario one, scenario two, और scenario three. 10, 10 और 10, ये हो गए हमारे 30 मार्क्स। पेपर F8AA का सेक्शन ए, आई रिपीट, पेपर F8AA का सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 30 मार्क्स। लेट स्टार्ट। जी महम, अगर आप पढ़ रहे हैं प्लीज डू दी ऑनर्स। थोड़ा लाउड पढ़िएगा, और तमाम लोग अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। जिनसे मैं कहूंगा वो मुझे रीडिंग में असिस्ट करेंगे। सो द काउंट ऑफ 3, लेट स्टार्ट। 1, 2, 3 जी। Cashnet amended. The following scenario relates to question. You are the audit manager of Cashnet and Co. and are reviewing the key issues identified in the files of two audit clients. The first audit client is Palm Industries, Palm Industries Co. Palm, a listed company. Palm's year end was 31st March 2015, and the draft financial statement show revenue of 28.2 million, receivables of 5.6 million, and the profit before tax of 4.8 million. The firework stage for this audit has been completed. A customer of Palm owned an amount of $350,000 at the year end. Testing of receivables in April highlighted that no amounts had been paid to Palm from this customer as they were disputing the quality of certain goods received from Palm. The finance director is confident the issue will be resolved and no allowance for receivable was made with regards to this balance. ठीक है, रुक The जाएं। second audit client is ठीक है मैम, थैंक यू। हजरात, जब भी हम ऑडिट रिपोर्ट का सवाल पढ़ेंगे, चाहे वो सेक्शन बी का हो, गोइंग कंसर्न का सवाल पढ़ें सेक्शन बी का हो, सब्सिक्वेंट का सवाल पढ़ें सेक्शन बी का हो, या ओटीज हो, याद रखिएगा जब भी सवाल में आपके पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं, सवाल में बैलेंस शीट डेट दी हुई है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट डेट क्या है भाई? पूरी क्लास बैलेंस शीट डेट क्या है? 31st March 20x5, and the draft account show a revenue of 28, 31st March receivable of 2015. 5.6 million, and PBT of 4.8 million। इसका मतलब है जो सवाल में वेरी, 4.8 million. 8 million. सॉरी, कुछ कह रही वहां जी। इसका मतलब है जब सवाल में हमारे पास वेरिएबल गिवन होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सवाल में हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट का इंपैक्ट पूछा हो। और वेरिएबल देने का मकसद क्या है? इफ यू ऑल रिकॉल, इसका मतलब है थ्रेशोल्ड निकालना होगा। इसका मतलब है रिपोर्ट के इंपैक्ट के लिए निकालनी होगी मटेरियलिटी। चाहे वो डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स करना हो, चाहे वो डिवाइडेड बाय रेवेन्यू करना हो, चाहे वो डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज हो। याद आ रहा है ये सारी बातें हमने कहां पढ़ी हैं? जो बच्चे मेरा रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। ये सारी बातें मैं ऑडिट रिपोर्ट के चीते पॉइंट से बताता हूं, अंडर द टॉपिक ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जी।
ठीक है जी। हम आगे चले, थैंक यू, आगे चले, नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ जी। यस सर। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। यस सर। अभी क्लियर है? अभी नहीं, क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा साइड पे। जी अब ठीक है। ठीक है, पढ़ेंगे। अब ठीक है। The second audit client is Ash Trading. Ash is a new client of Cashnet and Co. Its year end was 31st January 2015 and the firm was only appointed as auditor in February 2015 as the previous auditor was suddenly unable to undertake the audit. The fieldwork stage for this audit is currently ongoing. The inventory count at Ash's warehouse was undertaken on 31st January 2015 and was overseen by the company's internal audit department. Neither Cashnet and Co. nor the previous auditors attended the count. Detailed inventory records were maintained, but it was not possible to undertake another full inventory count subsequent to the year end. The ठीक, draft financial statement कंप्लीट करें, कंप्लीट करें, सही जी। The draft financial statements show a profit before tax of $2.4 million, revenue of $10.1 million, and inventory of $510,000. ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा जी, हजरात जरा मुझे बताएं हमारे पास कितने केस हैं जो तमाम लोग तवज्जो देंगे, बिल्कुल फोकस करेंगे। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अपने सेलफोन साइलेंट मोड पे कर लें। इस वक्त बस मैं हूं और आप हैं और ये ओटीज है। पहला केस कस्टमर को पर्टेन करता है, जहां हम बात कर रहे हैं रिसीवर्स की। सेकंड केस जहां हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री की। ठीक है जी, दो केस हमारे पास है इसके अंदर। पहला केस का ताल्लुक रिसीवर से है और दूसरे केस का ताल्लुक जो है वो इन्वेंट्री से है। मैं पहला केस दोबारा पढ़ता हूं। अ कस्टमर ऑफ पाम ओड एन अमाउंट ऑफ $350,000 एट द ईयर एंड पर 350 रिसीवेबल था। टेस्टिंग ऑफ रिसीवेबल्स इन अप्रैल हाईलाइटेड दैट नो अमाउंट्स हैड बीन पेड टू पाम फ्रॉम दिस कस्टमर एज दे वर डिस्प्यूटिंग द क्वालिटी ऑफ सर्टेन गुड रिसीव फ्रॉम पाम। अमाउंट डिस्प्यूट में चला गया था। The finance director is confident that the issue will be resolved and no allowance for receivable was made with regard to this balance. एफडी कह रहा है जी मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमें ये अमाउंट मिल जाएगा, लिहाजा हमें किसी भी किस्म के प्रोविजन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इफ यू ऑल गो बैक एंड recall the topic of FR, IS10, adjusting event, not adjusting event. Adjusting events are events that are indicative of conditions that existed at the balance sheet date. दो इवेंट्स की बात करते हैं आई गेस 10 के अंदर, इफ यू ऑल रिकॉल, एडजस्टिंग इवेंट और नॉट एडजस्टिंग इवेंट। Non-adjusting event. ठीक है जी, जो बच्चे एफआर पढ़ के आ रहे हैं आप समझ गए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। और जो एफआर पढ़ रहे हैं या तो उन्होंने पढ़ लिया होगा या वो पढ़ लेंगे। एडजस्टिंग इवेंट्स आर इवेंट्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। IS10 की कैटेगोरिकल एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो पैसा ईयर एंड तक, आई रिपीट, जो पैसा जो पैसा बैलेंस शीट डेट के बाद रिकवरेबल नहीं है वो पैसा ईयर एंड पर ही रिकवरेबल नहीं होगा। अगर दिसंबर 31 पर मैंने कस्टमर से 5 लाख रुपए लेने हैं और ईयर एंड के बाद पता चल रहा है, ईयर एंड के बाद पता चल रहा है कि जी कस्टमर डिफॉल्ट में चला गया है या कैश फ्लो प्रॉब्लम में है या गोइंग कंसर्न के मसले में है, इसका मतलब है ये मसला रातों रात नहीं हुआ होगा। ये मसला ईयर एंड पर मौजूद था, हमें ईयर एंड के बाद पता चला है, लिहाजा ये कहलाएगा एडजस्टिंग इवेंट। इन कॉन्ट्रास्ट अगर बैलेंस शीट डेट के बाद गोदाम में आग लग गई है और 40% इन्वेंट्री जल के तबाह हो गई है सॉरी, ये कौन सा इवेंट है? अब ये हो जाएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर इवेंट्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एडजस्टिंग इवेंट कौन सा इवेंट है? जो हुआ तो ईयर एंड के बाद है लेकिन ईयर एंड पे उसका एविडेंस मौजूद था। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट है जिसका ईयर एंड पर कोई एविडेंस मौजूद नहीं था। आई होप बात समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा रिवीजन भी कर रहा हूं उसका। सेकंड केस में आए जी, द सेकंड क्लाइंट ऑफ ऑडिट लाइन, द सेकंड ऑडिट लाइन इज एश ट्रेडिंग। एश इज अ न्यू क्लाइंट ऑफ चेस्टनट, इट्स ईयर एंड वाज 31st जनवरी। सवाल में बैलेंस शीट डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बैलेंस शीट हमारे पास है? जनवरी 31st January. 20X5 लिख लिया मैंने, ठीक है जी। And the firm was only appointed as an auditor in February 20X5 as the previous auditor was suddenly unable to undertake the audit. अगर मैं आइजा 705 में जाऊं, अगर मैं पूरी क्लास को आइजा 705 में लेके जाऊं और अगर आप मेरे साथ जाएं
तो याद है दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इनएबिलिटी है। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस, तीन बातें हैं, लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, लिमिटेशन बाय सर्कमस्टांसेस, और थर्ड क्या है? थर्ड है बिकॉज ऑफ द एंड टाइमिंग नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर्स वर्क। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई? याद आया कुछ? ये हमने कहाँ पढ़ा है? ये हमने पढ़ा ऐसा 705 के अंदर कि या तो मैं फेस करूंगा मटीरियल में स्टेटमेंट इन दी अकाउंट्स, और में तीन एग्जांपल्स हैं, या तो पॉलिसी का मसला है, या ट्रीटमेंट का मसला है, और तीसरी बात क्या है? डिस्क्लोजर का मसला। आई रिपीट, देखे मैं इन ओटीज के जरिए पुरानी बातों को रिकैप भी कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है जो मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स नहीं है, तो उनकी खातिर उनकी मोहब्बत में मैं रिवीजन कर रहा हूं। 705 ये कहता है कि हम ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे आइदर बिकॉज ऑफ और बिकॉज ऑफ इनेबिलिटी। में तीन रीजन हैं, या तो इश्यू ऑफ पॉलिसी है, या इश्यू ऑफ ट्रीटमेंट है, या इश्यू ऑफ डिस्क्लोजर है। और अगर इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सही सही बोले तो सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट और एविडेंस। इसके तीन एग्जांपल्स हैं, या तो मैनेजमेंट की तरफ से लिमिटेशन है, या सरकमस्टांसेस की तरफ से लिमिटेशन है, या बिकॉज ऑफ नेचर एंड टाइमिंग है। सर टाइमिंग की एग्जांपल क्या है? टाइमिंग की एग्जांपल ये है जो मेरे क्लास लेक्चर में दी हुई है, कि मिसाल के तौर पे ई एन ऑडिट कर रही है इंडस मोटर्स का ऑडिट कर रही है ई एन बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट just before the inventory counting at the year end, just before the inventory counting at the year end, ई ने रिजाइन कर दिया। किसी वजह से ई ने इन्वेंट्री काउंटिंग से बैलेंस शीट डेट से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले रिजाइन कर दिया। रिजाइन का मतलब है उन्होंने ऑडिट दरमियान में छोड़ दिया। इसका मतलब है वो रूट के चले गए। इसका मतलब है वो अब रिपोर्ट साइन नहीं करेंगे। ठीक है जी, ईयर एंड गुजर गया, ईयर एंड गुजर गया, ईयर एंड के ऊपर ई ने इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड नहीं किया। जिस नई फर्म को अपॉइंट किया, लेट्स से केपीएमजी को अपॉइंट किया, केपीएमजी वाज अपॉइंटेड ऑन January 20th। अब जरा बात समझिएगा, केपीएमजी वाज अपॉइंटेड ऑन January 20th। इसका मतलब यह हुआ जब बैलेंस शीट डेट पर इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही थी तो ना ई एन वाई वहां मौजूद था, ना केपीएमजी मौजूद था, क्योंकि ई रिजाइन देके जा चुकी थी और केपीएमजी ने अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी थी। सो बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, आई रिपीट, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ केपीएमजी, दे वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट। सर तो भाई ईयर एंड इन्वेंट्री पर कौन था? ईयर एंड इन्वेंट्री काउंटिंग पर कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स मौजूद थे। However, there were no external auditors। क्या बात समझ आई है? This is an example of this is an example of inability to obtain sufficient, appropriate or evidence because of the timing of the auditor's work। ये थर्ड एग्जाम्पल जो है, नेचर कुछ और है, टाइमिंग की बात हम कर रहे हैं। क्या बात समझ आई है भाई? इज द एग्जाम्पल क्लियर? अब पढ़ें जी, अब यहां आए जी जरा। आप जरा ये दोबारा पढ़ लें पैराग्राफ, महम ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ लें प्लीज जी, स्टार्ट। Sir, which of the following audit procedure? यहां से पढ़ें जहां से मैंने हाईलाइट किया था, Which one? इन्वेंट्री का। जी यहां से पढ़ें। Okay. The inventory count of Ash warehouse was undertaken on 31st January and was overseen by the company's internal audit department. Neither Cashnet and Co. nor the previous auditor attended the count. Detailed inventory records were maintained, but it was not possible to undertake another full inventory count subsequent to the year end. The draft financial statements show a profit before tax of 2.4 million, revenue of $10.1 million, and inventory of $510,000. ठीक है जी हजरात, ये हमने क्या कवर किया? ये हमने ओटीज का पहला सिनेरियो कंप्लीट किया। अब हमें अटेम्प्ट करने हैं 5 एमसीक्यू। जी माम स्टार्ट, फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ें जी, क्या कह रहे हैं पढ़ें। Which of the following audit procedures should be performed in order to perform a conclusion on whether an amendment is required in PALM
2015 financial statement is respect of the disputed balance. Review whether any payment have subsequently been made by this customer since the audit fieldwork was completed. Perform, do not perform. देखें, ये जब आप सवाल एग्जाम में देखेंगे तो आपको ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ होगा। आई रिपीट, जब आप एग्जाम में बैठ के सीबी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपको टेबल फॉर्म में दिया होगा और इन चारों में बॉक्स बने होंगे इस तरह करके। तो आपने माउस के जरिए सेलेक्ट करना होगा कि किसको परफॉर्म करना है और किसको आपने परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है जी, मैं सवाल दोबारा पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स should be performed in order to form a conclusion on whether an amendment is required in Palms 20x5 financial statement in respect of the disputed balance। इसका ताल्लुक इस सिनेरियो से है। और याद करें हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारे कस्टमर जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, पाम इंडस्ट्रीज, उसका जो कस्टमर है वो ईयर एंड के ऊपर कितना अमाउंट वो करता है। द कस्टमर वॉज एन अमाउंट ऑफ $350,000। ठीक है जी। और हमें बैलेंस शीट डेट के बाद टेस्टिंग में पता चला, सर ये आप कैसे कह रहे हैं बैलेंस शीट डेट के बाद। ये देखें क्या दिया हुआ है, 31 मार्च ये आपकी बैलेंस शीट डेट है। वो कह रहे टेस्टिंग ऑफ रिसीवर इन अप्रैल। इसका मतलब है सब्सिक्वेंट जो आपने टेस्ट किया, बैलेंस शीट डेट के बाद जो आपने टेस्ट किया, तो पता चला कि भाई कोई अमाउंट मिलने वाला नहीं है क्योंकि कस्टमर अमाउंट को डिस्प्यूट कर रहा है। ठीक है जी। अब मुझे बताएं, वो कह रहा है बताएं कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इनमें से कौन से दो प्रोसीजर हैं जो आप परफॉर्म करेंगे और कौन से दो हैं जो आप परफॉर्म नहीं करेंगे। हम आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ने बहुत ही स्लोली, और ये छोड़ दें अभी आप परफॉर्म डू नॉट परफॉर्म छोड़ दें। आप सिर्फ चारों प्रोसीजर पढ़ने बारी बारी करके, 1, 2, 3 और 4। जी स्टार्ट। पहला पॉइंट, Review whether First, review whether any payment have subsequently been made by this customer since the audit fieldwork was completed. Second, match the total of the aged receivable listing to the sale ledger control account. Third, watch the balance owed by the customer at the year-end to sale invoices. Fourth, review the latest customer correspondence with regards to an assessment of the likelihood of the customer making payment. जी जरा 5 सेकंड लगाएं जी और मुझे बताएं कि क्या आंसर होगा। 5 मिनट जरा आप सोचें। आपने दो प्रोसीजर बताने हैं जी, सॉरी आपने चारों में बताने हैं कि कौन से परफॉर्म करेंगे और कौन से परफॉर्म नहीं करेंगे। आप याद रहे कि हम किसको टेस्ट कर रहे हैं। हम टेस्ट कर रहे हैं रिसीवेबल्स को। ईयर एंड पर एक बैलेंस आ रहा था, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग को पता चला कि भाई ये पैसा मिलने वाला नहीं है क्योंकि डिस्प्यूटेड है। जी मैं बताऊं जी, review whether any payments have subsequently been made by this customer since the audit field work was completed. Yes, it's a relevant procedure. Yes, it's a relevant procedure. Always remember कि जब भी आप ट्रेड पेबल के केस में या डेटर्स के केस में जब भी सब्सिक्वेंट पेमेंट या सब्सिक्वेंट रिसीट वेरीफाई करते हैं, तो ये आपकी कौन सी असर्शन कंफर्म करता है। ये एग्जिस्टेंस को भी कंफर्म करता है और ये राइट को भी कंफर्म करता है और ट्रेड पेबल में ऑब्लिगेशन को कंफर्म करता है। सो इट्स अ वेरी वैलिड प्रोसीजर कि अगर ईयर एंड के बाद पैसा मिल गया है, रिपीट बात सुनिएगा गौर से, अगर ईयर एंड के बाद पैसा मिल गया है इसका मतलब है कि ईयर एंड पर वो वाकई में कस्टमर मौजूद था और हमारे क्लाइंट का राइट टू रिसीव था। जी मैच द टोटल ऑफ द एज रिसीवर लिस्टिंग टू द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। भाई ये प्रोसीजर रेलेवेंट है, यहां रेलेवेंट नहीं है। ये प्रोसीजर रेलेवेंट है, यहां रेलेवेंट नहीं है। ये वेरीफाई कर रहा है कंप्लीटनेस। इट दिस प्रोसीजर इज नॉट रेलेवेंट फॉर द अबव टेस्ट। वाउच द बैलेंस ओड बाय द कस्टमर एट द ईयर एंड टू सेल्स इनवॉइस। ये वंस अगेन एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर रहा है, लेकिन इस ऊपर वाले प्रोसीजर के लिए, इस ऊपर वाले पॉइंट के लिए ये वैलिड प्रोसीजर नहीं है, ये वैलिड नहीं है। आखिरी पढ़ लें जी। रिव्यू द लेटेस्ट कस्टमर कॉरेस्पॉन्डेंस विद रिगार्ड्स टू एन असेसमेंट ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ द कस्टमर मेकिंग द पेमेंट। जो मेरे क्लाइंट और कस्टमर की कम्युनिकेशन हुई है, कोई ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई फैक्स कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई और लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस है, उससे पता चलेगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस में कस्टमर क्या कह रहा है कि वो पैसे देगा या नहीं देगा। तो ये बड़ा रेलेवेंट प्रोसीजर है। इसका मतलब है ये दो परफॉर्म करेंगे, ये परफॉर्म करेंगे, ये परफॉर्म करेंगे और ये दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे। क्या बात समझ आई है भाई।
जी दोस्तों, बात समझ आई है? Yes. ठीक है, हसीब भी आ गया लाइन पर। नंबर 2 जी, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़े जी, शाबाश। जी माम, माम पढ़े। Which of yes, which of the following correctly summarizes the effect of the issue relating to the inventory count of ash at the year end? Which of the following correctly summarizes the effect of the issue relating to the inventory count of ash at the year end? अगर सवाल में दोबारा जाएं तो तमाम लोग रिकॉल करें कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि ये जो 5,10,000 की इन्वेंट्री है, इधर देखें प्लीज पूरी क्लास। ये जो इन्वेंट्री दी हुई है, ये इन्वेंट्री काउंट तो हुआ है, लेकिन किसी एक्सटर्नल ऑडिटर ने इसको वाउच नहीं किया है। वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, ना वो इन्वेंट्री काउंट कर सके, ना वो ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि पुराने ऑडिटर्स जा चुके थे और नए वालों का अपॉइंटमेंट बाद में हुआ था। सर ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात यहां लिखी हुई है, देख ले जी। एंड द फर्म वॉज ओनली अपॉइंटेड as auditor in the Feb as the previous auditor was suddenly unable to undertake the audit। इसका मतलब है कि ईयर एंड पर कोई इंडिपेंडेंट काउंटिंग नहीं हुई। अब जरा मुझे बताएं रिस्क क्या है? रिस्क है कि हो सकता है ये इन्वेंट्री ना हो सकता है ये इन्वेंट्री ना हो, और आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर ली है। बात समझिएगा, दो चीज आपके पास दी हुई है। वो कह रहा है मटेरियल चेक करें और बताएं कि अकाउंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेस द इफेक्ट of the issue relating to the inventory count of cash at year end? मटेरियल है या नहीं है, कैसे निकालेंगे भाई? इन्वेंट्री का अमाउंट कितना दिया हुआ है, माम बताएं मुझे। 5,10 दिया हुआ है, 510. डिवाइड बाय Yes. प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मैंने थ्रेशोल्ड निकालना सिखाया है, हाँ या ना? क्या मैंने Yes. थ्रेशोल्ड निकालना सिखाया है, हाँ या ना? जरा निकालो भाई, कितना आ रहा है? फाइव टेन 510 our PVT. डिवाइडेड बाय 2.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है? 21% आ रहा है। क्या ये मटेरियल है, बोलो भाई। Yes. जी, आवाज आ रही है भाई सबको मेरी? क्या हमने ऑडिट रिपोर्ट के चीते पॉइंट में थ्रेशोल्ड निकालना सिखाया था कि पीबीटी के केस में क्या होगा, रेवेन्यू के केस में क्या होगा, टोटल एसिड में क्या होगा, और टोटल लायबिलिटी में क्या होगा? ये सारे थ्रेशोल्ड्स, ये सारे से हम किस तरह निकालेंगे मटेरियलिटी, ये सारी बातें कई मरतबा रिपीट हो चुकी हैं। तो क्या ये मटेरियल है? यस। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब मुझे बताएं कि अगर ये 5,10 की इन्वेंट्री अगर ओवरस्टेट हो गई तो क्या होगा? अगर ये इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो गई, जब क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा. रिपीट कर रहा हूं, जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, सिंपल मैं मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस Purchases. माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जब बड़ा नंबर माइनस होगा तो कॉक्स क्या हो जाएगा भाई? कॉक्स कम हो जाएगा। जब कॉक्स कम हो जाएगा, ये दिया हुआ सेल्स 100 दिया हुआ है, तो कॉक्स कम हो जाएगा तो जीपी क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा. इंक्रीज हो जाएगा। अब जरा यहाँ है और देखे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, जो बताएं जी पूरी क्लास, शाबाश। मैंने आपको लॉजिक दी है इसकी। यस असद, वेरी ट्रू। द करेक्ट आंसर इज दिस। Gross profit may be overstated. समझ आया? आपके पेपर में ऐसे ही ओटीज आते हैं और वहां एग्जाम प्रेशर में हैंडल नहीं होता है, क्योंकि वहां 14 तबक रोशन हो जाते हैं, क्योंकि हम लॉजिकली पढ़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट पर बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं 1.5-2 महीने में ऑडिट पूरा हो जाए। भाईजान ये बाल दाढ़ी के धूप में सफेद नहीं किए, ये 23 साल बढ़ा के किए, टाइम लगाना पड़ेगा जी। नेक्स्ट 161 जी, हम पढ़े नेक्स्ट सवाल। The audit, the ये जी पीछे से आवाज बहुत आ रही है।
The audit engagement partner for Ash has requested that additional audit procedures be performed in order to conclude on. Sorry? जी माम पढ़ें, डिस्टर्बेंस हो रही थी। Yeah. The audit engagement partner for Ash has requested that additional audit procedures be performed in order to conclude on the level of adjustment needed in relation to the above inventory issue. Which two of the following audit procedures should be performed in order to form a conclusion as to whether Ash 2015 financial statements require amendment? जी क्या First, कहता है भाई? विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर? एक की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है, पूरी क्लास? वो जवाब दे मुझे, दो या तीन या चार क्या? two following audit procedures. हाँ, इसका मतलब है इनमें से कोई दो सही है। जब आप एग्जाम में जैसे ही तीसरे पे क्लिक करेंगे तो वो क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि आंसर है ही क्या, दो। विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स शुड बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन एज टू वेदर एश 20 अकाउंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट? वंस अगेन, इस केस का ताल्लुक किस चीज से है? डेटर से, इन्वेंट्री से? इन्वेंट्री से है भाई। जरा पढ़े, चारों पॉइंट पढ़े, क्या समझ आ रहा, पढ़े। First, obtain a copy of the aged inventory report and use computer-assisted audit techniques to verify the accuracy of the report. Discuss the valuation of slow-moving inventory with the production director. Second, review the internal auditor's report of the inventory count to identify the level of adjustment made to the records in order to assess the reasonableness of relying on the inventory records for the purpose of the year-end audit. Third, perform test counts of inventory in the warehouse and compare these first to the inventory records and then from inventory records to the warehouse in order to assess the reasonableness of the inventory records maintained by Ash. Fourth, review Ash sales order book for February, March, and April 2015 to estimate the level of inventory that will need to be produced in the new accounting period to fulfill customer demand. जरा बात समझिएगा दोबारा गौर से, केस समझें आप। केस ये है कि ईयर एंड के ऊपर जो इन्वेंट्री काउंटिंग हुई है उसमें एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। उन्होंने बैलेंस शीट डेट से पहले, इन्वेंट्री काउंटिंग से पहले क्विट कर दिया। जो दूसरी फर्म थी उसको अपॉइंट करने में टाइम लगा है। लिहाजा ईयर एंड के ऊपर सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या वो इन्वेंट्री जो ईयर एंड पर थी, क्या वो वाकई में थी, उनको किसने काउंट किया है, कौन वहां मौजूद था। इट वॉज सुपरवाइज बाय इंटरनल ऑडिटर, ये लिखा हुआ है जी। द इन्वेंट्री काउंट एट एश वेयरहाउस was undertaken on 31st January and was overseen by the company's IA department. Neither Chestnut nor the previous auditors attended the inventory count. Detailed inventory records were maintained, but it was not possible to undertake another full inventory count subsequent to the year end. किसी वजूहत की बिना पर, इन्वेंट्री के नेचर की वजह से ईयर एंड के बाद दोबारा काउंटिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अब जरा चारों पॉइंट को तमाम लोग खामोशी से पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको कौन से दो पॉइंट रेलेवेंट लग रहे हैं। चैट बॉक्स में बताएं, क्या 1 and 2, क्या 2 and 3, क्या 3 and 4, क्या 1 and 4? चैट बॉक्स में बताएं। शाबाश, मैं वेट कर रहा हूं जी, जल्दी, 10 सेकंड है। असद कह रहे हैं 3 and 4, ठीक है। आयशा क्या कहती हैं आप? सर अभी पढ़ रही हूँ, मैं बताती हूँ। जी पढ़ें, शाबाश जी। इतनी देर बताएं भाई। तला कह रहे हैं 3 and 4 जी। माम आप भी बताएं, शाबाश। तमाम लोग पार्टिसिपेट करें भाई प्लीज। अरीबा, हादिया, इकरा मेमन, मोहम्मद असद बता चुके हैं, तलहा, प्रतीक्षा, पिराना, सबीन, सोहेल। कम ऑन गाइस, एवरीवन पार्टिसिपेट करें भाई, पेपर में ऐसे ही आता है। तला कह रहे हैं 3 and 4, सबीन कह रही है 2 and 3। सबीन जरा माइक ऑन करें प्लीज, सबीन माइक ऑन करें, शाबाश। और मुझे बताएं 2 and 3 क्यों है। वेरी गुड, लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव जी। सबीन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सबीन 2 and 3 क्यों है, जरा 2 पढ़िए आप, 2 पढ़े। Review the internal auditor's report of the inventory count to identify the level of adjustments made to the records in order to assess the reasonableness of relying on the inventory records for the purpose of the year-end audit.
जरा पूरी क्योंकि क्लास जरा फोकस करे, सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा है, पूरी क्लास जरा पॉइंट को मेरे से दोबारा पढ़े। रिव्यू द आईए रिपोर्ट of the inventory count to identify the level of adjustment made to the records in order to assess the reasonableness of relying on the inventory records for the purpose of year end audit। क्या आपको लगता है कि ये रेलेवेंट प्रोसीजर है? यस, ये रेलेवेंट प्रोसीजर है। इससे इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का पता चल जाएगा। इट्स अ रेलेवेंट प्रोसीजर जी। सबीन आप जरा पढ़े, फोर्थ पॉइंट पढ़े, फोर्थ। जी, review ASH's sales order book for February, March, and April 20x5 to estimate the level of inventory that will need to be produced in the new accounting period to fulfill customer demand. मुझे बताएं, क्या क्लाइंट के सेल्स ऑर्डर बुक को, यहाँ पर आप फ्यूचर की सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, होने वाली प्रोस्पेक्टिव सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या प्रोस्पेक्टिव सेल की बात हम कर रहे हैं? वो कह रहा है रिव्यू एश सेल ऑर्डर बुक। इसका मतलब है सेल्स ऑर्डर बुक में आपकी मुमकिन सेल्स रिकॉर्ड होती है फॉर February, March and April to estimate the level of inventory that will be needed to that will need to be produced in the new accounting period to fulfill the customer demand। क्या ये ईयर एंड की इन्वेंट्री को जानने के लिए रेलेवेंट प्रोसीजर है? क्या ये ईयर एंड की इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर रहा है? द आंसर इज नो, रेलेवेंट नहीं है भाई। जरा पहला पढ़ें, सबीन पहला पढ़ें जरा। C. Obtain a copy of aged inventory report and use computer-assisted audit techniques to verify the accuracy of the report. Discuss the valuation of slow-moving inventory with the production director. इसका ताल्लुक वैल्यूशन से है, इसका ताल्लुक वैल्यूशन से है। जिनको नहीं पता कि व्हाट इज एज इन्वेंट्री रिकॉर्ड, तो अगर आपको डेटर्स की एजिंग पता हो, उसी तरह इन्वेंट्री की भी एजिंग रिपोर्ट बनती है। इन्वेंट्री की एजिंग रिपोर्ट में आता है कि इन्वेंट्री कितनी पुरानी है। क्या ये इन्वेंट्री 0 से 30 दिन पुरानी है? क्या ये 30 से 60 दिन पुरानी है? क्या ये 60 से 90 दिन पुरानी है? या ये 90 दिन से ज्यादा पुरानी है? ये इन्वेंट्री की एजिंग है। जितनी ज्यादा इन्वेंट्री पुरानी होगी, उतना ज्यादा रिस्क होगा कि या तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, या वो डैमेज हो जाएगी और मुमकिन सेल नहीं होगी। ये वैल्यूएशन को कंफर्म कर रहा है, इसका एग्जिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, नॉट रेलिवेंट। तो बचा क्या? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? Third, जी, अब थर्ड पढ़ने जरा। C. Perform test counts of inventory in the warehouse and compare these first to the inventory records and then from inventory records to the warehouse in order to assess the reasonableness of the inventory records maintained by ASH. क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है टेस्ट काउंट का? टेस्ट काउंट का मतलब है सैंपल काउंट्स। टेस्ट काउंट का मतलब है काउंटिंग ऑन सैंपल बेसिस। टेस्ट काउंट का मतलब है काउंटिंग ऑन सैंपल बेसिस। वो कह रहा है परफॉर्म टेस्ट काउंट ऑफ इन्वेंट्री इन द वेयर हाउस। कुछ वेयर हाउस में इन्वेंट्री को सैंपल बेस पे गिने, उसको किससे कंपेयर करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे इन्वेंट्री रिकॉर्ड से। और इसी तरह कुछ इन्वेंट्री रिकॉर्ड से उठाएंगे और उनको किससे कंपेयर करेंगे? वेयर हाउस के अंदर, ताकि पता चले कि आपके जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है, जो आप ईयर एंड पर मेंटेन कर रहे हैं, वो रीजनेबल है या नहीं है। इससे भी ईयर एंड की इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का पता चलता है। क्या बात समझ आ रही है? इसका मतलब है 1 and 4 आर नॉट रेलिवेंट, 2 and 3 आर रेलिवेंट। वंस अगेन माहम, ओवर टू यू। थैंक यू सबीन। माम ये दोबारा पढ़े जरा, ये दोबारा पढ़े माहम। विच टू ऑफ द? Sorry, which यहां से two? दोबारा पढ़े, ये दोबारा पढ़े, विच। Okay. Which two of the following audit procedures should be performed in order to form a conclusion as to whether AS 20x5 financial statement require amendment? Which two of the following audit procedures, Cairo, should be performed in order to form a conclusion as to whether AS 25 accounts require amendment? वो कौन से दो प्रोसीजर करेंगे? हम कौन से दो प्रोसीजर करेंगे ताकि हम इन्वेंट्री के हवाले से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करवा सकें? द करेक्ट आंसर इज 2 and 3। क्या आगे बढ़ूं? पॉइंट समझ आया भाई? आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं ताकि जल्दबाजी में मैं खाली घंटे पूरा नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूं लॉजिकली बात समझ आए। क्या मेरे साथ है तमाम लोग? Yes, sir. बेटा 4 इज इररेलेवेंट। जो बच्चे कह रहे हैं 4, मुझे बताएं 4 से कहां पता चल रहा है कि इन्वेंट्री ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती है? जो कह रहे हैं 4, जरा 4 पढ़ लें पहले एक बार। 4 इज नॉट रेलिवेंट।
ठीक है जी, बात समझ आई है असद जी? आगे चलें जी। हम आगे चलें, शाबाश। 162। Okay. 162. Following the inability to attend the inventory count of ash, an engagement quality control reviewer has been appointed to the audit. Indicate which of the following should be included within the engagement quality control review. जी हजरात, मजे की बात पता है क्या है? इस सवाल का यकीन करें, सिनेरियो से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों ने मुझसे पढ़ रेगुलर बैच अटेंड किया नहीं किया, जिन्होंने मेरे एलएमएस देखा है। अगर जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर वो कोड ऑफ एथिक्स मुकम्मल कर चुके हैं, तो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का ताल्लुक कहां से है? इसका ताल्लुक है आइजा 220 से, जो हम कवर करते हैं कोड ऑफ एथिक्स के बाद। ऐसा ही है भाई Yes. जी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये मेरे नोट्स के वॉल्यूम 2, जो मेरा मैनुअल है उसके वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 259 में दिया हुआ है। मैंने आइजा 220 तरीके से क्लास में कवर किया हुआ है। ये मैं कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ मेरे नोट्स। ये नोट्स है और मैं पढ़ रहा हूँ। जिनको नहीं पता कि इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या होता है, तो वो जरा मेरी बात सुन लें। द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, वो बंदा जो पूरे ऑडिट का जिम्मेदार है, हु विल साइन द रिपोर्ट। द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग अ रिव्यूअर इफ वन इज रिक्वायर्ड। engagement quality control reviewer, also known as independent review partner, are appointed for the audit of listed entities। अगर एंगेजमेंट पार्टनर ये समझता है कि लिस्टेड क्लाइंट में रिस्क ज्यादा है, तो अगर वो चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रिव्यू पार्टनर को अपॉइंट कर सकता है। उसको हम कहते हैं इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। उसके कुछ काम होते हैं, उसके कुछ स्पेशल काम होते हैं, कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं, जो आप आइजा 220 में मेरे एलएमएस पे कवर कर लेंगे जी। जरा हम चार ऑप्शंस पढ़ लें। Evaluation of all significant audit judgments. Second, इवेल्युएशन ऑफ ऑल evaluation of सिग्निफिकेंट ऑडिट जजमेंट, यस, ये बिल्कुल रेलिवेंट है भाई। ये काम है इसका, इसका काम ही ये होता है, इंक्लूड, यस। नेक्स्ट। Second, evaluation of the performance of specific audit procedures performed. ये Third, नॉ ये evaluation. नॉर्मल पार्टनर का काम है। ये इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का काम नहीं है, एक्सक्लूड। आगे चलें। Third, evaluation of the cost effectiveness of the audit process. ये भी इसका काम नहीं है भाई। आगे चलें। Fourth, evaluation of conclusions reached in formulating auditor's report. यस, ये इसका काम है भाई। ये दो इसके काम हैं। ये आपको सब पता चलेगा जब आप आइजा 220 कवर करेंगे। जिन्होंने 220 कवर नहीं किया है उनको ये बात समझ नहीं आएगी। हम जरा इसको दोबारा पढ़ लें, पॉइंट 1 को और पॉइंट 4 को दोबारा पढ़ने पर, और तमाम लोग नोट करें अपने पास जी। First, evaluation of all significant audit judgments. Fourth, evaluation of conclusions reached in formulating auditor's report. जी ये किसके काम है भाई? ये एज पर 220 ये काम है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के, जिसको इंडिपेंडेंट पार्टनर भी कहा जाता है। ही इज द पार्टनर हु इज अदर देन द मेन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, जो कि रिपोर्ट साइन करता है। हजरात आखिरी पर आ जाए जी। ये हम कवर करने जा रहे हैं पांचवा एमसीक्यू ऑफ द फर्स्ट ओटी सिनेरियो जी। मैम, ओवर टू यू। Yes. Alternative procedures performed as a result of Cashness and Co. being unable to attend the inventory count of ash did not provide sufficient appropriate audit evidence regarding the inventory balance in the statement of financial position. From the options below, indicate the audit opinion which would be given in these circumstances and the appropriate disclosure in the auditor's report. ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर का एक और नाम भी होता है, बता सकता है कोई? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर का एक और नाम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। नोट करें जी, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर का एक और नाम क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेस्टनट and company being unable to attend the inventory count of ash did not provide
sufficient, appropriate or evidence as per ISA 500 regarding the inventory balance in the statement of financial position. From the options below indicate the audit opinion which would be given in these circumstances and the appropriate disclosure in the report. जी कैसे निकालूंगा थ्रेशोल्ड? निकाला था हमने कुछ देर पहले, ये रहा जी थ्रेशोल्ड। ये देखें जी पूरी क्लास, किसको किससे डिवाइड किया हमने, पूरी क्लास। जवाब दो भाई, कहां सो गए हो? 510 डिवाइड बाई 2.4 मिलियन, 21%। बताएं जी क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मटीरियल बट, बोलो भाई Material Qualified. जी, मटीरियल बट नॉट परवेजिव। कौन सा ओपिनियन देंगे भाई? क्वालिफाइड। Qualified. रिपोर्ट में कहां आएगा ये? कैम आएगा? नो। कैम आएगा? नो। ईओएम आएगा? नो। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर आएगा? नो। Basis for क्या आएगा भाई? qualified. भाई क्या आएगा? Basis for qualified opinion. ठीक है। अच्छा, जिनको ऑडिट रिपोर्ट याद नहीं आ रही है, तो मैंने आप सबकी मोहब्बत में, बेइंतहा मोहब्बत है आपसे तमाम लोगों से, और मेरी दुआ है कि आप फर्स्ट में पास करें। जरा ये देखें जी क्या दिख रहा है। इकरा मेमन है लाइन पर? इकरा मेमन, इकरा लाइन पर है आप? जी जी। जी इकरा, क्या दिख रहा है? क्या दिखा रहा हूं मैं ये? ये ऑडिट रिपोर्ट है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का। वेरी गुड, शाबाश। अनमोडिफाइड का मतलब क्या है? अनमोडिफाइड का मतलब है इट गिव्स द ट्रू एंड फेयर वैल्यू। जबरदस्त जबरदस्त। जरा ये बताए किसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, क्या है ये? ओपिनियन। इसमें कितने पैराग्राफ हैं? दो पैराग्राफ है। दो पहला, पैराग्राफ, स्टैंडर्ड पैराग्राफ एंड ओपिनियन पैराग्राफ। वेरी गुड, जबरदस्त। जरा ये पढ़े, शाबाश। In our opinion, the accompanying financial statement presents fairly in all material respects or give a true and fair value of financial position of a company as of December 31st, 2001 and of its financial performance and its cash flows for the year end ended in accordance with the International Financial Reporting Standards, IFRS. का मतलब है यहाँ हम कह रहे हैं कि ना मटेरियल में स्टेटमेंट का मसला है और ना एविडेंस के मिलने का मसला है। रिपीट, ना एमएम है और ना इनेबिलिटी है, ना एमएम है और ना इनेबिलिटी है। अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये कौन सा पैराग्राफ है? जरा पढ़िएगा Basis for opinion paragraph. जी। अगर मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर मैं दे रहा हूं एडवर्स तो क्या बन जाएगा? बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ। और अगर मैं दे रहा हूं डिस्क्लेमर तो क्या बन जाएगा? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बेसिस पैराग्राफ के बाद क्या आता है भाई? कैम। जी कैम पैराग्राफ आता है। ईयूएम। अच्छा मुझे बताएं कि ईओएम कहाँ आता है? ईओएम कहाँ आता है? देखिए, आई एम जस्ट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द रिपोर्ट एज वेल। मुझे बताएं इस पर 706 एम्फसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ कहाँ आता है? क्या कहाँ प्लेस करते हैं उसको, बता सकता है कोई? ईएम कहाँ आता है भाई? Can के बाद जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा हुआ है, ईओएम कैन बी प्लेस्ड, तो पहले भी ईओएम आ सकते आइदर बिफोर कैम और कैम और after आफ्टर can. कैम। हाँ, नोट करें भाई, जो मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट नहीं, नोट करें। एज पर आइदर 706 एंड एज पर आइदर 701, ईओएम पैराग्राफ कैन आइदर बी प्लेस्ड बिफोर कैम और इट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर कैम डिपेंडिंग ऑन दी प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। ये मैंने हल्का सा रिवीजन कराया आपको। लेट्स गो बैक टू आवर एमसीक्यू जी। तो हमने कंप्लीट किया। आंसर क्या था जी? माम पढ़ दें, आंसर दोबारा पढ़ दें। कौन सा ओपिनियन दे रहे हैं भाई? Qualified. और Basis for qualified opinion. बेसिस फॉर क्वालिफाइड जी। नेक्स्ट सवाल पे आए जी। नेक्स्ट सिनेरियो, ओटी नंबर 2। पहला आसान था, मुश्किल था? पहला वाला आसान था, मुश्किल था भाई? कहाँ गायब हो गए? तो था, बस ठीक था। ठीक था, चलें जी। जी महम, ओवर टू यू। हम फ्राइज स्टार्ट। Yes. The following scenario relates to question Emprise Co. Year. Your audit client operates a chain of food wholesaler across the country and its year end was 30 September 20x1. The final audit is nearly complete and it is proposed that the financial statement and auditor's report will be signed on 13th December. Revenue for the year is for $78 million and profit before taxation is $7.5 million.
नोट करें जी The वेरिएबल्स। following वेरिएबल्स को नोट करें, वेरिएबल को नोट करें, और बैलेंस शीट डेट को अलग से नोट कर लें कहीं। बैलेंस शीट डेट को अलग से कहीं नोट कर लें प्लीज। तमाम बच्चे मेरी बात समझा करें। जी हम आगे चलें। the following information comes to light. Emfrisco has three warehouses following extensive rain on 20 November. Rain and river water flooded the warehouse located in Bess. All the inventory in the warehouse was damaged and has been disposed of. The insurance company has been connected. No amendments or disclosures have been made in the financial statement. A customer of Emfrisco has been experiencing cash flow problems and its year-end balance is $0.3 million. The company has just become aware that its customer is experiencing significant going concern difficulties. The management of Hemphreys Group believe that as the company has been trading for many years, they will receive some, if not full payment from the customer. Hence, they have not adjusted the receivable balance. A रुक जाएं। key supplier of Hemphreys Co. is suing. एक एक मिनट जी। जरा तमाम बच्चे इस पैराग्राफ को एक बार दोबारा पढ़ लें प्लीज। और मुझे कोई एक बताए कि यहाँ मसला क्या है। जरा पढ़ें जी, 5 सेकंड आपके पास। प्लीज सेशन छोड़ के बीच से मत जाएं, बहुत सारे बच्चे सेशन दरमियान में छोड़ देते हैं, ये बुरी बात है। 12। आयशा लाइन पे हैं आप? Yes, sir. जी बताएं सिनेरियो में क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा मुझे समझाएं ताकि मुझे पता चलेगा आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं आप लोग। क्या सर इशू है? इसको गोइंग कंसर्न है क्योंकि एक उसका मेजर कस्टमर जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे बता आईएस 10 की रोशनी में ये एडजस्टिंग इवेंट है, नॉट एडजस्टिंग इवेंट है? एक मिनट सर। सर एडजस्टिंग इवेंट है ना? एडजस्टिंग इवेंट है। तमाम बच्चे नोट करें कि अगर मेरा क्लाइंट जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, आई रिपीट, अगर मेरा क्लाइंट जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, अगर उसका कस्टमर, मिसाल के तौर पे मैं ऑडिट कर रहा हूं एबीसी एंड को का, और एबीसी का कस्टमर, ठीक है जी, यूं बात समझे, मेरा क्लाइंट कह रहा है जी कि हमारे कस्टमर से ईयर एंड के बाद पैसा मिलने वाला नहीं है, बिकॉज वो कैश फ्लो प्रॉब्लम में है, ये गोइंग कंसर्न डिफिकल्टी में है। इसका मतलब है जो पैसा ईयर एंड के बाद मिलने वाला नहीं है, वो पैसा बैलेंस शीट डेट पर ही मिलने वाला नहीं था, वो वहीं पर डिस्प्यूटेड था। इसका मतलब है ये एडजस्टिंग इवेंट है, बिकॉज एडजस्टिंग इवेंट्स आर इवेंट्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट द डेट। बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब है ईयर एंड पर कस्टमर के डिफॉल्ट का एविडेंस मौजूद था, हमें पता बाद में चला है। तो एज पर आई गेस देन इट विल ऑलवेज बी एन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है जी। मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है? द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव एज द कंपनी हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स, दे विल रिसीव सम, हाँ। if not full payment from the customer, hence they have not adjusted the receivable balance। मैनेजमेंट ने कहा भाई पैसे मिल जाएंगे, लिहाजा किसी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं नहीं। है। जी हम सेकंड केस। A key supplier of Hemfrisco is suing them for breach of contract. The lawsuit was filed prior to the year-end and the sum claimed by them is $1 million. This ठीक है, has been disclosed as a contingent liability in the notes to the financial statements. Correspondence has just arrived from the supplier indicating that they are willing to settle the case for a payment by Humphreys Co. of $0.6 million. It is likely that the company will agree to this. जी जी मुझे समझाएं सबीन, यहाँ क्या हो रहा है? सबीन मुझे बताएं यहाँ क्या हो रहा है, मुझे समझाएं केस प्लीज। एक सप्लायर हम फीस को शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के लिए और लॉसूट फाइल हुआ था ईयर एंड से पहले ठीक है। और $1 million के लिए वो लॉसूट फाइल हुआ था ठीक है। एंड हम फीस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बताया है पर ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए सप्लायर कॉन्टैक्ट करे। ठीक है, मुझे बताएं क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है, नॉट एडजस्टिंग इवेंट है? कौन सा इवेंट है ये? Non-adjusting.
एडजस्टिंग इवेंट है भाई, एडजस्टिंग इवेंट है। पूछो क्यों, पूछो क्यों। क्यों? द लॉ सूट कब फाइल हुआ है भाई, कब ये फाइल हुआ इनसे है? पहले। prior to the year. इसका मतलब है ईयर एंड पर एविडेंस मौजूद था। हाँ यस या ना? सर। ईयर एंड पर अब क्या दिखा रहे हैं, ईयर एंड पर अब क्या दिखा रहे हैं, बोलो भाई। कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ईयर एंड के बाद सप्लायर कह रहा है भाई मैं 0.6 में आमादा हो गया हूँ। इसका मतलब है ये जो 0.6 की एडजस्टमेंट है, ये जो होगी, ये ईयर एंड पर इसका एविडेंस मौजूद था, क्योंकि ईयर एंड पर लॉ सूट मौजूद था। क्योंकि ये केस फाइल कब हुआ है? ये केस फाइल हुआ है ईयर एंड से पहले। Correspondence has just arrived from the supplier indicating that they're willing to settle the case for the payment of 0.6 million. It is likely that the company will agree to this. 0.6 million से एडजस्टमेंट होगी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर खत्म हो जाएगा और 0.6 से एडजस्टमेंट होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ये रहा, सॉरी जी। अब इसको जरा पढ़े एमसीक्यूज। ये हमने सवाल तो पढ़ लिया भाई, एमसीक्यूज पढ़े जी। Which of the following audit procedures would identify subsequent events occurring up to the date of the auditor's report? First, inquire of management whether there have been any unusual accounting adjustment. Second, inquire of management whether there have been any issues of shares, debentures, or changes in business structure. Third, review management procedure for identify subsequent event on ensure that such event are identified. Fourth, obtain written representation that all subsequent event requiring adjustment or disclosure have been adjusted or disclosed. जी, जरा 5 सेकंड लगाएं। मजे की बात यह कि इस एमसीक्यू का इस सिनेरियो से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। नोट कीजिएगा भाई, नोट कीजिएगा, इस सिनेरियो का डायरेक्ट इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 5 सेकंड दे रहा हूं। जिन्होंने आयजा 560 पढ़ लिया मेरे नोट से, उनका जवाब आ जाना चाहिए जी। जी बताएं मुझे। जी जरा चैट बॉक्स में बताएं जी क्या आंसर है इसका। शाबाश, पार्टिसिपेट करें जी। जी आंसर बताएं जी। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर वुड आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट अकरिंग अप टू द डेट ऑफ रिपोर्ट। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको याद आ रहा है ये टॉपिक? बैलेंस शीट डेट से लेके रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट डेट से लेके इशू डेट, और इशू डेट के बाद। याद आ रहा है कुछ? तीन किस्से, तीन कहानियां। भाई याद आ रहा है, बोलो। Yeah. यस सर। बैलेंस शीट डेट से लेके रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट डेट से लेके इशू डेट, और इशू डेट के बाद। जी मुझे बताएं, वो कह रहे हैं इनमें से कौन से प्रोसीजर हैं जो सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे अप टू द डेट ऑफ रिपोर्ट। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी करेंगे, और 4 भी सही है। द करेक्ट आंसर इज 4th। मेरे नोट्स में दिया हुआ भाई। ये सारे के सारे जो प्रोसीजर हैं, देर ऑल प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर आइजा 560 जी। नेक्स्ट सवाल पे हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट। जी हम पढ़े। Which two of the following statement correctly describe the likely impact that the flooding of the warehouse will have on Hampshire's core financial statement for the year end 30 September 2021? First, inventory should be written down because the flood damage is an adjusting event. Second, inventory should be written down because the damage is not an adjusting event. Third, if a material amount of inventory is insured, it may be necessary to disclose the event and its estimate of the financial losses. If insurance proceeds are more likely than not to be received, a contingent asset should be recognized. जी जरा एक बार मैं आपको सवाल दोबारा दिखा दूं, अगर आप माइंड ना करें तो। जी जरा मुझे बताएं, 1 मिनट। सबीन आप है लाइन पर? सबीन Yes, sir. जरा यहाँ से पढ़ें, सबीन यहाँ से पढ़ें। Humphreys Co. has 3 warehouses. Following extensive rain on 20th November, rain and river water flooded the warehouse located in Baths. All of the inventory in the warehouse was damaged and has been disposed of. The insurance company has been contacted.
No amendments or disclosures have been made in the financial statement. ठीक है, रुक जाए। बैलेंस शीट डेट क्या है? बैलेंस शीट डेट क्या है भाई? 30 September. मुझे बताएं कि रिपोर्ट कब साइन हो रही है? 13 December. दिसंबर को। बैलेंस शीट डेट हमारी है September 31st. Audit is nearly complete. It is proposed that the accounts and report will be signed on December 13 30th. दिसंबर। अच्छा, अब ये इवेंट कब हुआ है भाई? 20th November. 20th November. ठीक है, 20 नवंबर। बैलेंस शीट डेट से पहले, बैलेंस शीट डेट के बाद? बैलेंस शीट पहले। डेट के बाद. इसका मतलब है, मुझे बताएं यहाँ जो ये तूफान सैलाब आया हुआ है, जो भी आया हुआ है, मुझे बताएं क्या इसका एविडेंस ईयर एंड पर मौजूद था? नो। No. रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एक्सटेंसिव रेनफॉल हुई है 20 नवंबर को, क्या इसका एविडेंस ईयर एंड पर मौजूद था, हाँ या ना? No. कौन सा इवेंट हो गया ये? नॉन एडजस्ट। Non-adjusting. नॉन एडजस्टिंग इवेंट का एडजस्टमेंट नहीं होती है, उसका क्या देते हैं हम? डिस्क्लोजर। Disclosure. ठीक है। और अगर आपने मेरा 560 का लेक्चर देखा हो, तो इंश्योरेंस के मुतालिक क्या कहा जाता है कि अगर 100% इंश्योर्ड है, अगर जो आपका लॉस है, अगर 100% इंश्योरेंस मौजूद है, तो डू नथिंग, No उसका disclosure. अकाउंट में कोई जिक्र नहीं होगा। लेकिन अगर अमाउंट इंश्योर्ड नहीं है, अनइंश्योर्ड, क्या है भाई? अनइंश्योर्ड। अगर Uninsured. अनइंश्योर्ड लॉस मटेरियल है, अगर अनइंश्योर्ड लॉस मटेरियल है, तो उसका नोट्स टू द अकाउंट के अंदर, नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर उसका डिस्क्लोजर देना मांगता, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब मुझे बताए, क्या यहां पर कोई दिया हुआ है अमाउंट? चेक करें, क्या यहां पर कोई थ्रेशोल्ड निकालने के लिए सामान दिया हुआ है? कोई अमाउंट दिया हुआ है? बोलो भाई। नो सर। No. दिया हुआ है, तो क्या अज्यूम करेंगे? इंश्योरेंस हुई भी है। हम अज्यूम करेंगे द अमाउंट इज मटीरियल बट नॉट परवेजिव। याद आ रहा है कुछ? ये सारी बातें भूल गए हैं आप? ये सारी बातें कहां बताई मैंने? ऑडिट रिपोर्ट के सीधे पॉइंट के अंदर कि अगर सवाल साइलेंट है तो क्या अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम करेंगे द इम्पैक्ट इज मटीरियल बट Not pervasive. परवेसिव। आप भूल के बैठे हुए हैं भाई, अल्लाह माफ करे। और एक और चीज लिखा हुआ है, द इंश्योरेंस हैज बीन कॉन्टेक्टेड। इसके बारे में क्या असम्पशन लेंगे? इसके बारे में असम्पशन लेंगे, ये इसके बारे insured में नहीं है. इंश्योर्ड नहीं है। आप हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा वो असम्पशन लेंगे जिस पे सवाल आगे चलेगा। तो यहाँ आपकी असम्पशन क्या होगी कि अभी जवाब नहीं आया उनका? अब सवाल पे दोबारा आए जरा, आईएमसी को दोबारा देखें जी। अब देखें जरा जी, माम दोबारा पढ़ें जरा, देखिए टाइम लगेगा समझाने में आपको, आप भूले हुए हैं बहुत सारी चीजें जी। Which two of the following statement correctly describe the likely impact that the flooding of the warehouse will have on Humphreys Co. financial statement for the year ended 30th September 2021? जी First, पहले पढ़े। inventory should be written down because the flood damage is an adjusting event. सही Second, और गलत है? inventory should क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? माम आराम आराम से, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? हाँ या No. आगे चले, नेक्स्ट। inventory should be written down because the damage is not an adjusting event. माम हौले, Should not. हाँ दोबारा पढ़ें। Inventory should not be written down because the damage is not an adjusting event. बिल्कुल सही है जुमला। Correct. Yes. विच टू की बात कर रहा है, टू में से एक ठीक हो गया, आगे चले, नेक्स्ट। If a material amount of inventory is uninsured, it may be necessary to disclose the event and an estimate of the financial losses. क्या थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था भाई? जाके देख लें ऊपर, क्या बताया मैंने, देखें ये क्या लिखा हुआ है ये। अगर अमाउंट अनइंश्योर्ड है और वो लॉस मटेरियल है तो क्या करेंगे? डिस्क्लोज। ये बात मैंने कहाँ बताई हुई है? ये बात मेरे लेक्चर के अंदर कहाँ दी हुई है बताओ? आइजा 560 560। में, जब मैंने प्रैक्टिकल केस डिस्कस किया, मैं याद आ रहा है? प्रैक्टिकल यस केसेस, सर।
केस नंबर 1 क्या था, बोलो भाई। सर इंश्योरेंस वाला, अच्छा Debtors are डेटर्स। received. हाँ, डेटर्स क्या था। Lawsuit. सेकंड केस क्या था। लॉ Lawsuit. सूट, थर्ड क्या था, आउट ऑफ। Out of court कोर्ट settlement. Out of सेटलमेंट, court, फोर्थ क्या था। डैमेज ऑफ Damage इन्वेंटरी। damage of or inventory, inventory or assets. जबरदस्त, शाबाश, आप समझ। Finance. और फिफ्थ था रिटर्न ऑफ स्टॉक। return of stock. अरे याद आ रहा है आप लोगों को भाई। और भाई बहुत तफसील से पढ़ा हुआ है मैंने, ऐसे कोई नहीं पढ़ा था भाई। रिटर्न ऑफ द स्टॉक या रिटर्न ऑफ स्टॉक आफ्टर द। Balance sheet date. बैलेंस शीट डेट। इनको याद नहीं आ रहा भाई, वो जाके देखें मेरी लेक्चर्स को, और देखें 560 कैसे पढ़ाया जाता है। आधे घंटे का टॉपिक नहीं है भाई, है मजाक नहीं हो रहा, ये एफिड का पेपर दे रहे हैं जी। थर्ड दोबारा पढ़ लें। If a material amount of inventory is uninsured, it may be necessary to disclose the event and an estimate of the financial losses. जी, और फोर्थ पढ़े। If insurance proceeds are more likely than not to be received, a contingent asset should be recognized. जी, इफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स आर हायर आर मोर लाइकली, if insurance दैट नॉट proceeds टू बी are रिसीव्ड। more likely than not to be received, a contingent asset should be recognized। क्या मतलब है जुमले का, तो समझा कि सकते अगर हैं। ज्यादा चांसेस है कि इंश्योरेंस के नहीं पैसे हमें मिलेगी। नहीं मिलने वाले हैं तो कंटिजेंट एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए, which is fine. आर्टिकल 37 कहता है कि अगर वर्चुअली सर्टेन है सर्टेन होगा तो आप रिकॉर्ड तो। करेंगे एसेट को, अगर प्रोबेबल है तो क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे आप। याद आ रहा है। यस सर। और अगर पॉसिबल है तो कुछ नहीं करेंगे, डू नथिंग। और अगर रिमोट है तो भी क्या करेंगे, डू नथिंग। अब देखें क्या लिखा हुआ है। इफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स आर मोर लाइकली लाइकली देन देन नॉट नॉट टू टू बी। बी रिसीव्ड, अ कंटिंजेंट एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यस सर। रॉन्ग स्टेटमेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, 2 and 3। Second, समझ आया। फर्स्ट एंड थ्री। अच्छा, टू मैं एंड थ्री। खाली आंसर बता के टिक second and बॉक्स नहीं three. कर रहा। हम्म। मैं खाली ओटी का आंसर बता के आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं लॉजिक दे रहा हूं। इसीलिए टाइम लग रहा है कि देखें, आपको एग्जाम में फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। यहां तक साथ हो मेरे, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। यस सर। 166 जी, माम पढ़ें। Which two of the following audit procedures should be performed in order to form a conclusion on the amendment required to Humphreys Co. 20X1 financial statement in respect of the $0.3 million owed by the customer experiences financial difficulties? First, reviewing the past year end period for payment received from the customer in respect of the year-end debt. Second, reviewing correspondence with the customer to assess the likelihood of Humphreys Co. recovering the $0.3 million. Third, writing to the customer to request confirmation of the amount owed to Humphreys Co. at the year-end. Fourth, ask management to produce a revised cash flow forecast covering at least 12 months after the year-end. जरा बात को दोबारा जाके समझे, सिनेरियो में क्या था। देखिए, मुझे बार बार आपको सिनेरियो को रेफर करना पड़ता है। अभी सभी ने हमें समझाया कि भाई जो हमारा कस्टमर है जिससे हमने 0.3 मिलियन लेने हैं, कहाँ गया, सॉरी, माजरत, ये रहा जी, स्क्रीन सामने आ रही है। यस सर। हमने हमारे कस्टमर का कस्टमर, हमारा नहीं, हम तो ऑडिट फर्म है। हमारे कस्टमर का जो कस्टमर है उसका ईयर एंड पर 0.3 का रिसीवेबल है, वो कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और हमें पता चला है कि भाई वो गोइंग कंसर्न में जा रहा है। ठीक है जी। द मैनेजमेंट ऑफ एक्स कंपनी बिलीव दैट एज द कंपनी हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स, दे विल रिसीव सम इफ नॉट फुल पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। इस बात को जहन में रखें कि एडजस्टिंग इवेंट है, जो पैसा ईयर एंड के बाद मिलने वाला नहीं है वो ईयर एंड पर भी मिलने वाला नहीं था। अब जो बात गौरतलब है वो ये है, जो बात गौरतलब है वो ये है, वो कह रहा है कौन से दो प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करेंगे ताकि हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि क्या अकाउंट्स के अंदर 0.3 की एडजस्टमेंट होनी है नहीं होनी है। रिपीट, कौन से दो प्रोसीजर करेंगे
जो हम परफॉर्म करेंगे ताकि हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि क्या हमफ्राइज कंपनी के अकाउंट्स में 0.3 की एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी। क्या मतलब एडजस्टमेंट से? क्या रिकॉर्ड करेंगे? या तो प्रोविजन के राइट ऑफ, ऐसा ही है, यस सर। या तो प्रोविजन या बैड डेट्स। अब जरा पढ़ें, देखें क्या कह रहा है। रिव्यू द पोस्ट ईयर एंड, पोस्ट ईयर एंड बोले तो सब्सिक्वेंट ईयर एंड पीरियड फॉर पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंड डेट। अगर तो 0.3 मिलियन ईयर एंड के बाद मिल गया है, अगर तो 0.3 मिलियन ईयर एंड के बाद मिल गया है, इसका मतलब है ईयर एंड पर पैसा कस्टमर एग्जिस्ट करता था और मेरे क्लाइंट का राइट टू रिसीव था। अब कोई डिस्प्यूट नहीं होगी क्योंकि पैसा, बोले भाई, जुमला मुकम्मल करें। मिल अगर चुका है, आ गया है पैसा। मिल चुका है, शुक्रिया शुक्रिया, मिल चुका है भाई। सेकंड, सभी ने पढ़ा सेकंड पॉइंट। Reviewing correspondence with the customer to assess the likelihood of Humphreys Co. recovering the $0.3 million. जरा थर्ड भी पढ़ लें। Writing to the customer to request confirmation of the amount owed to Humphreys Co. at the year end. अच्छा रुक जाए, अब तमाम लोग मेरी बात सुने गौर से। ये जो थर्ड पॉइंट है ये क्या है? ये है डेटर्स कंफर्मेशन। अच्छा, अगर आपको, आप सबको ये पता है, जब मैं डेटर्स के सब्सटेंटिव पढ़ाता हूँ आइजा 505 के साथ, तो ये बात हमें पता है कि डेटर्स कंफर्मेशन बड़ा रेलेवेंट प्रोसीजर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर है, जो एग्जिस्टेंस को भी इंश्योर करता है, राइट को भी इंश्योर करता है। लेकिन यहां जरा गौर करें आप, इन दोनों को मुझे पढ़ के बताएं कि इनमें से कौन सा प्रोसीजर यहां ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है। ऊपर वाला, सेकंड वाला। क्यों? सेकंड वन। क्योंकि उससे मालूम होगा कि पैसे आ सकते हैं या नहीं। जी वेरी हाँ। गुड। देखिए थर्ड में कंफर्मेशन का अगर जवाब भी आ गया तो वो ये कंफर्म करेगा, हाँ जी मैं अमाउंट ओ करता हूं। वो ये नहीं बता रहा कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी शक्ल देखें आप। अगर मैं सबीन को कंफर्मेशन भेज रहा हूं कि सबीन मैंने तुमसे 500 रुपए लेने हैं, तो सबीन ने कहा हाँ जी मेरी बुक्स में 500 रुपए आ रहे हैं। सबीन ने ये नहीं बताया कि वो मुझे देने की नीयत रखती है या नहीं। नहीं। जबकि सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड में मैं सबीन के साथ, एकरा के साथ, ये माम के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहा हूं ताकि मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस से पता चले कि क्या लाइक्लीहुड है कि कस्टमर हमें 0.3 मिलियन दे देगा। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। इरेलीवेंट है, पढ़ लें। फोर्थ पढ़ लें माम, एक मिनट, इरेलीवेंट है। Ask management to produce a revised cash flow forecast covering at least 12 months after the year end. ठीक है जी, बात समझ आ गई, आगे चलें। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा देखें। ये सवाल का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप लोग, तमाम लोग समझ आ रहा है कुछ? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में कैसे होगा, ये जरा गौर कीजिएगा। ये एक पिक बॉक्स है, करेंगे। और ये एक मिनट, तमाम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस। ये एक यस। बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां है। आप माउस की मदद से इसमें से एक, दो और तीन को ड्रैग करके यहां लेके आएंगे इधर। इसी तरह एक, दो, तीन और चार में से एक को ड्रैग करके, किसी एक को ड्रैग करके कहां लेके आएंगे? सेकंड ब्लैंक। जी, क्लिक एंड प्लेस करना है। जरा पढ़ें माम, पढ़ें प्लीज। Complete the following sentence regarding the auditor's report by selecting from the option provided. The lawsuit relating to the breach of contract is considered to be. अच्छा एक मिनट, जरा ऊपर जाएं प्लीज। और प्रतीक्षा भी लाइन पर है हमारे साथ। जी, मुझे बताएं कैसे निकालूं थ्रेशोल्ड, बताएं मुझे कैसे निकालूं थ्रेशोल्ड। केस कितने का चल रहा है? केस का अमाउंट बताओ मुझे। 1 million। लेकिन मामला सेटल कितने में हो रहा है? 0.6। 0.6 million. कैसे निकालूं मटियालिटी? So 0.4 4। एक मिनट। PBT। सवाल में पीपीटी कितना दिया हुआ भाई? 7.5 7.5। million. ठीक है,
अब मैं आपके सामने दो कैलकुलेशन रख रहा हूं, मुझे पता है कौन सी ठीक है। 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 7.5 मिलियन इंटू 100, पहला। दूसरा, 0.6 मिलियन डिवाइड बाय 7.5 मिलियन इंटू 100। तीसरा, 0.4 मिलियन पॉइंट डिवाइड बाय फोर 7.5 मिलियन इंटू 100। जी, मुझे बताएं पॉइंट कौन सा सही फोर है। जी, थ्रेशोल्ड किससे निकालूं, बताओ भाई, बोलो। थर्ड वाले से 0.4 0.457.5। भाई ये इरेलेवेंट है, वो कह रहा है अमाउंट क्लेम इतना हुआ है, मामला सेटल कितने में हो रहा है, 0.6 0.6 0.6। तो एडजस्टमेंट कितने से होगी भाई, बोलो। 0.4. 0.4 इसका जिक्र क्यों किया आपने, ये किसने कहा 0.4, डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं आप। मैं डिफरेंस उस 0.6. वक्त निकालता जब सवाल जब में लिखा ज्यादा हो जाता होता, है जब एडजस्टेड। सवाल में ये लिखा हुआ होता कि मेरे क्लाइंट ने 0.6 रिकॉर्ड किया है, जबकि एग्रीमेंट जो आपस में हुआ है वो 1 मिलियन का हुआ है, तो मैं 0.4 से रिकॉर्ड करता। आई रिपीट, मैं ये उस वक्त लेता जब सवाल में ये लिखा होता कि 0.6 की एडजस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन मामला 1 मिलियन में तय पाया है, तो मजीद कितने से एडजस्ट करते हैं, बोलो भाई। यार आप जवाब नहीं दे रहे मुझे। 0.4 से एडजस्टमेंट। मुझे रिपीट करे मैंने क्या कहा, सभी ने रिपीट करे मैंने क्या कहा, मुझे बताया मैं क्या कह रहा हूँ। कि हमने 0.6 रिकॉर्ड किया है अपने बुक्स में, और 1 मिलियन का अपना क्लेम है, तो हम 0.4 से एडजस्टमेंट करेंगे। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये नहीं कहा है। आपने ये कहा है कि अच्छा अगर सुनो सुनो, एक मिनट होल्ड करें। मैं ये कह रहा हूं, मैं 0.4 से एडजस्टमेंट उस वक्त करता जब सवाल में ये दिया हुआ होता कि 0.6 रिकॉर्ड कर दिया है और मामला 1 मिलियन में तय पा गया है, तो मजीद 0.4 से एडजस्टमेंट होती, जबकि ऐसा नहीं है। सवाल में क्या दिया, मामला कितने में तय पा गया है, 0.6 million. 0.6 लिहाजा ये 0 करने की जरूरत नहीं है। मैं किसको किससे डिवाइड करूंगा, 0.6 over 7.5. करें कितना आ रहा है, 8%, चेक करें निकालें। 8%। 8% मेरे थ्रेशोल्ड में कहाँ फॉल करता है, बीच वाला मटेरियल बट नॉट कंप्लीटेड। जी समझ आ रहा है। अबे भाई सब पढ़ा दिया तुम लोगों को यार, लेक्चर प्रॉपर देख लो, अल्लाह का वास्ता पेपर पास कर लो यार, मत करो ड्रामेबाजी इतनी, बिला वजह एफिड के पेपर को मुश्किल बनाया हो, हवा हवा बनाया हुआ है, कोई हवा नहीं है, पढ़ते नहीं तुम लोग जी। अब पढ़े भाई, माम यहां से पढ़े। Lawsuit relating to the breach of contract is considered to be, and therefore, if the financial statements are not revised in the light of the new information, then the auditor's opinion will be. जी बताएं क्या आंसर, अभी बोले। मटेरियल एंड क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ड्यू टू मटेरियल। अब दिखेगा मटेरियल मिस्टेक। क्या करूं भाई, ये क्वालिफाइड फोर्थ वाला। जी वेरी गुड। Fourth, material अल्फा qualified expected due to material misstatement. चार्ली दानिया एलिफेंट, ठीक है जी। एल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा एलिफेंट, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी, ऐसा ही है भाई। यस Yes, सर। 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा, 1, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर आया, समझ आया। yes, आसान है मुश्किल था ये, बताएं मुझे, सच बताएं आप। little bit tricky. अच्छा मुझे एक बात बताएं तमाम लोग, ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी राइट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। मुझे बताएं कि क्या ये क्वेश्चन सिर्फ 560 का था या सब्सटेंटिव भी शामिल था, और इसमें आयजा 320 वो भी आ गया, मटेरियलिटी, क्या क्या शामिल था बताएं मुझे। सर इसमें ये सब कुछ ही शामिल था, प्रोसीजर भी, सब्सिक्वेंट भी, भाई मटेरियलिटी इतना भी। डर डर के क्यों बोल रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो, अल्लाह माफ करे, कोई गलत काम थोड़ी करवा रहे हैं आपसे, मत से बोलो ना भाई। क्या हो गया, मुल्तान का मौसम ठीक नहीं क्या, 560 भी आ गया, प्रोसीजर भी आ गए, और ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट भी मटेरियलिटी आ भी। गया, और आयजा 320 में क्या आ गया, बोलो भाई।
मल्टी। यस सर। Yes, sir. कि रात के 12 बजे आवाज क्यों बंद है भाई? मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब है क्या ये कोई एक टॉपिक है या मल्टीपल टॉपिक्स है? बोलो। There are मल्टीपल multiple Multiple टॉपिक्स। topics. topics. तो क्या आप ऑडिट में कोई टॉपिक छोड़ के जाएंगे? कैन यू अफोर्ड इट? नहीं। No. No, it can't. नहीं, हाँ इल्ला नहीं जी। ऐसे ही है, कोई टॉपिक भी छोड़ के नहीं आ सकता। हाँ इल्ला नहीं, हाँ इल्ला हाँ। चले जी, थर्ड केस। ये हमने कर लीजिए 5 केस लास्ट फॉर द डे कर लें जी। अच्छा ये एक बाकी है जी, एक बाकी है, पढ़े जी। एक बाकी है लास्ट, 168 जी। मां हम पढ़े। It is now 13th December 20x1. The auditor's report has been signed. The financial statements are due to be issued on 25 December 20x1. Which of the following statements correctly describe the auditor's responsibility in relation to subsequent event occurring between now and 25 December? First, auditor must design procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence that all events up to the date that may require adjustment or disclosure have been identified. Second, the auditor must perform procedure on matters examined during the audit, which may be susceptible to change after the year end. Third, the auditor has no obligation to perform procedures or make inquiries regarding the financial statement. Any subsequent event should be noted and considered in the next period audit. If the fourth, if the auditor becomes aware of a fact that had it been known to the auditor at the date of the auditor's report may have caused the auditor to amend the auditor's report, the auditor shall discuss the need for any adjustment with management. जी मैं 5 सेकंड दे रहा हूं। अगर आपने आइजा 560 का मेरे हैंडआउट पढ़ा हुआ है तो दिस एमसीक्यू शुड बी अ पीस ऑफ केक। कौन सा? Fourth one. फोर्थ। अरे भाई कौन था ये कौन था भाई? Saveen. क्या बात है बाबा, तुम तो चीता चल रहे हो एकदम। जी बाकी तमाम लोग, यू टेक योर टाइम प्लीज, टेक योर टाइम। चारों पढ़े, मुझे बताएं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स बिटवीन नाउ एंड 25 दिसंबर। नाउ क्या है? नाउ 13 दिसंबर है, ये रही, ये रहा नाउ, ये रहा नाउ, December 13th, ये नाउ है जी। एंड द अकाउंट्स आर ड्यू टू बी इशूड ऑन 25 दिसंबर। वो कह रहे हैं बताएं कौन सा स्टेटमेंट इनमें से बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारी जिम्मेदारी को, कहां से लेके कहां तक? 13 दिसंबर के बाद से लेके, बोलो भाई। 25 December. 25 25 December. December. इनमें से सबसे जो करेक्ट जुमला है वो नंबर 4 है, जो सबीन ने बताया। माम जरा पढ़े फोर्थ। If the auditor becomes aware of a fact that, had it been known to the auditor at the date of the auditor's report, may have caused the auditor to amend the auditor's report, the auditor shall discuss the need for any adjustment with management. जी क्या मतलब है, क्या समझ आया? कुछ याद आ रहा है? हैंडआउट यही था। यस सर। Yes. तो कैन वी गो एंड क्रॉस चेक फ्रॉम द नोट्स ऑफ आइजा 560? कैन वी डू दिस? यस सर। ठीक है जी। अच्छा जी, दो हमने नोटिस कर लिए और पूरी क्लास बड़ी खामोश है। आयशा खामोश हैं, एकरा तो माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही हैं, असद भाई खामोश हैं, प्रतीक्षा खामोश है भाई, परीना है, सबीन तो माशाल्लाह बोल रही है, सुहेल हैं और वर्षा गुप्ता है। कैन ऑल ऑफ यू टेल मी कि हाउ इज दिस सेशन सो फार? कुछ समझ आ रहा है या नहीं हो रहा है? ये ऊपर से बम के गोले गुजर रहे हैं जी। चैट बॉक्स में बता दें भाई, इज द सेशन यूजफुल और नॉट? यस सर, सेशन तो बहुत अच्छा है। यूजफुल, शुक्रिया भाई, शुक्रिया असद भाई। असद भाई अब कराची से कहां से हैं आप? मोहम्मद असद कराची से हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू प्रतीक्षा, सो नाइस ऑफ यू। जी लास्ट ओटी फॉर द डे। आइए जी आगे बढ़ते हैं जी। क्या सवाल है भाई? माय फेवरेट Strawberry. स्ट्रॉबेरी। ओ गरीबों, ओ गरीबों, स्ट्रॉबेरी खाने वालों। जी भाई
स्टार्ट करें जी। जी महम, ओवर टू यू। Yes. The following scenario relates to question. You are the audit manager of KV and Co. Your client is Strawberry Kitchen Design Co. Strawberry, which is a kitchen manufacturer. The company's year end is 30th April 2022. Strawberry has had a challenging year. Grab Co., a major customer of Strawberry, which owes $0.6 million, is experiencing financial difficulties. However, the balance is included within the financial statements. The sales director has recently left Strawberry and has yet to be replaced. As a result, Strawberry has struggled to win any new business in the last 6 months. The monthly cash flow has shown a net cash flow outflow for the last 2 months of the financial year and is forecast as negative for the forthcoming financial year. You have performed some analytical procedure on the draft financial statement and have calculated the following ratios. Draft actual 20x2 and 20x1. अच्छा, एक मिनट जरा पढ़ लें प्लीज, जरा अगर महम रेशोज पढ़ लें कि क्या दिया हुआ जी। Yeah. स्टार्ट। Inventory holding period days 20x2 draft 95, 20x1 actual 97. Receivables collection period days 20x1 actual 49 and 20x2 draft 65. Payables payment period days 20x1 actual 86, 20x2 draft 120. Due to its poor cash flow, Strawberry missed a loan repayments, and as a result of this breach in the loan covenants, the bank has asked that the loan of $4.8 million be repaid in full within 6 months. ठीक है। अच्छा, मैं आप तमाम लोगों को 10 सेकंड दे रहा हूं। इफ ऑल ऑफ यू कैन जस्ट वेरी क्विकली रीड द सिनेरियो so that we can start. The scenario pertains to ISA 570 going concern, my favorite topic and the most easiest topic. 5 seconds, 10 seconds, quickly. मैं की जुमला हाईलाइट कर रहा हूं। नेट कैश आउटफ्लो फोरकास्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है जी। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, पहले इन्वेंट्री 97 दिन में बिकती थी, अब इन्वेंट्री 95 दिन में बिकती है। अच्छा हो गया। पहले पहले रिसीवल, माम आपसे सवाल है, पहले रिसीवल कितने दिन में मिलता था 49, और अब कितने दिन में मिलता है? 65. अच्छा हो गया बुरा हो गया माम? अच्छा हो गया बुरा हो गया? बुरा हो गया, बुरा हो गया। जितना चलो, ज्यादा टाइम होगा। थैंक यू डियर। पेबल्स, पहले मैं एवरेज पेबल्स को कितने दिन में पे करता था 86, 86, और अब कितने दिन में पे करता हूं? 120. अच्छा हो गया क्या बुरा हो गया? पाकिस्तानियों जवाब दो। अच्छा हो गया। बुरा हो गया, बुरा हो गया। बुरा बुरा 80 हो हो गया। गया। We बुरा won't हो get मैं गया भी the भाई। facility of discount. पहले 86 दिन में पे करता था, अब मैं कंगला हो गया हूं। अब मेरे हालात खराब हो गए, अब मैं 120 डेज में पे करता हूं। कैश फ्लो के It's परस्पेक्टिव okay. से देखे, पहले इन्वेंट्री कितने दिन में बिकती थी 97, और अब? 95. गुड हो गया है, बैड हो गया है और बैड हो गया है। अब समझ आया कुछ? Yes. अच्छा, आखिरी बार दोबारा पढ़ा हूं। ड्यू टू इट्स पुअर कैश फ्लो, स्ट्रॉबेरी मिस्ड द लोन रीपेमेंट and as a result of this breach in the loan covenant, the bank has asked that the loan of 4.8 be repaid in full within 6 months. What are loan covenants? लोन के साथ जो कंडीशंस अटैच्ड होती हैं, करंट रेशो इतना होगा, क्विक रेशो इतना होगा, जीपी मार्जिन इतना होना चाहिए, एसेट टर्नओवर इतना होना चाहिए। अगर वो आपने रेशोज मेंटेन नहीं किए तो आपने लोन के साथ जो कंडीशन अटैच थी उसको मीट नहीं किया। इसको कहते हैं लोन कोवेनेंट का ब्रीच होना। एंड द बैंक में पेनलाइज यू फॉर अ पेनल्टी और मे डिमांड दैट लोन to be paid immediately or very quickly, just like in this case. जी, सबीन आप पढ़ती हैं ताकि माम को ब्रेक मिल जाए थोड़ा। 174, सबीन ओवर टू यू। Yes, sir. Which of the following are potential indicators that Strawberry is not a going concern? जी, First one, the breach of loan covenants. Second one, the departure of the sales director.
Third one, the fall in the inventory holding period. Fourth, the negative cash flow figures. जी बताएं मुझे, क्या ये मसला है? क्या ये मसला है? हाँ है। Yes. ये मसला ही नहीं है। क्या ये मसला है? हाँ है। करेक्ट One, आंसर क्या two, होगा? four. 1 to आया? 4. अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कहीं ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि गोइंग कंसर्न होता क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं। क्या मैं रिपीट करूं जल्दी से 5 सेकंड में? माम 5 सेकंड गिने आप। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है दैट एन एंटिटी विल बी एबल टू कंटिन्यू फ्रॉम वन बैलेंस शीट डेट टू अनदर बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है अगर एक कंपनी इस बैलेंस शीट से लेके और अगली बैलेंस शीट तक कंटिन्यू कर सकती है, सरवाइव कर सकती है, चल सकती है, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। जब अजम्पशन वैलिड होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन नॉर्मल बेसिस। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो फिर अकाउंट नॉर्मल बेस पर नहीं बनेंगे। दे विल बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल्टरनेटिव बेसिस, बोले तो ब्रेकअप वैल्यू बेसिस और एनआरवी बेसिस। बात समझ आ रही है? Yes. अगर मैं ये कहता हूं कि एक कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है, सबीन क्या मतलब है इसका? क्विकली। वैलिड नहीं है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मल बेसिस पे नहीं बनेंगे। आसान बात करो, आसान बात करो। मैं कह रहा हूं अगर एक कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है, इसका मतलब है वो अगले 12 महीने सरवाइव नहीं कर पाएगी। नहीं. नहीं कर सकती है। वाह भाई वाह, छा गए गुरु, छा गए जी। 175 जी, माह हम पढ़े, माह हम दोबारा आ जाए। Yes. You are reviewing the management assessment of Strawberry's ability to continue as a going concern. What period must management assessment cover? जी First, at least 12 months from the date of the auditor's report. Second, at least 12 months from the date of the financial statements. Third, a maximum of 12 months from the date of the auditor's report. Fourth, a maximum of 12 months from the date of the financial statements. जी, आयशा बताएं। आयशा गायब चल रही इस्लामाबाद में, लग रहा है मौसम अच्छा है इस्लामाबाद का। जी आयशा, जवाब दें। जी सर। आयशा आप बैठी हुई दारुल हुकूमत में, कैपिटल सिटी हाँ में बैठी जी। हैं आप। आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए पाकिस्तानियों जी। जी जी जी। क्या आंसर है इसका? कोई दारुल हुकूमत में बैठ के गलत जवाब दे सकता है पाकिस्तानियों? ना मेरा बच्चा, ना, ना मेरा मैं बच्चा। असल में मैं बिल्कुल थोड़ी सारी देख रही थी। मेरा बिल्कुल पता भी नहीं कि चल क्या रहा है। सॉरी। अरे मेरा भाई, ऐसा ना करें यार, ऐसा ना करें जी। आंसर क्या भाई? सेकेंड, सेकंड है। क्या है सभी पढ़े? सेकंड पढ़े क्या है? एटलीस्ट। at least 12 months from the date of the financial statements. कि आयजा 570 के लेक्चर में जाके देखे मैंने क्या बताया हुआ है। मैंने बताया है कि मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी असेसमेंट कहां से कहां तक करेंगे, कम से कम 12 महीने फ्रॉम द फाइनेंशियल डेट ऑफ स्टेटमेंट्स। अकाउंट। डेट ऑफ अकाउंट बोले तो व्हाट Balance sheet date. जी? Balance sheet date. फ्रॉम वन बैलेंस शीट टू। Another balance. यू कौन है? Next यू balance. कौन है? ये यू कौन है? यू कौन है ये? हु इज यू? Auditor. जनरल ऑडिटर। जी। External. External वैसे यू auditor. कराची में चॉकलेट को भी कहते हैं, यू चॉकलेट के नाम से भी आ गई। यू का नाम चॉकलेट है, मतलब यू के नाम की चॉकलेट है। तो हम कह रहे हैं यू आर रिव्यूइंग द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ स्ट्रॉबेरीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। वो कह रहा है कि आप कौन सा पीरियड कम से कम कवर करेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया? 12 महीने, वन बैलेंस शीट टू अनदर बैलेंस शीट। आगे चले जी, नेक्स्ट थर्ड जी। पढ़े माहम। Yes. You are concerned that the debt due from Grabco may not be recoverable and believes that this would have a significant effect on the viability of Strawberry.
Which of the following would provide you with the most reliable evidence regarding the recoverability of this debt? क्या लिख रहा हूं मैं महम? Most reliable. ठीक है, क्या यहाँ ये लिखा हुआ है महम, विच टू ऑफ द फॉलोइंग? क्या लिखा हुआ है? 1 2 3, क्या लिखा हुआ है बोलो? Which of the Which are the following? following? इसका क्या कोई Yeah. नंबर दिया हुआ है, हाँ या ना, ये बोलो मुझे। No. A इसका मतलब single है one. कोई एक सही, एनी वन। एनी Yes. वन। समझ आया कुछ? जब सवाल में लिखा हुआ होगा विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी हो, तो क्या Yes, sir. समझेंगे? Anyone. एनी वन। अदरवाइज अगर ये लिखा हुआ था विच टू ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर दो सही होते हैं। ठीक है जी। माय Yes, sir. फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, Exactly. आर यू विद मी ऑन इन दिस? Yes. Yes, ठीक। sir. ठीक है जी। अब जरा पढ़ें जी, यहां से हम, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड। Answers. Okay. Which of the following would provide you with the most reliable evidence regarding the recoverability of this debt? First, a management representation confirming its recoverability. Second, the response from the customer to your circularization performed earlier in the audit confirming the amount owed. Third, identification during your subsequent events review of a cash receipt for the full amount. Fourth, correspondence between Strawberry's lawyer and Grab co-lawyer confirming that the amount will be paid. 4. जी, which of the following would provide you with the most reliable evidence regarding the Regarding the recoverability of the debt without any confusion? विदाउट एनी कंफ्यूजन। कॉरेस्पॉन्डेंस रिलायबल नहीं है fourth, भाई। मैनेजमेंट का कागज पे लिख के देना 580 रिलायबल नहीं है बॉस। अब जरा ये तो पढ़ लें भाई। जी पढ़ें। the response from the customer to your circularization performed earlier in the audit confirming the amount owed, identification during your subsequent events review of a cash receipt for the full amount. ये क्या कह रहा Third है? one. जी वेरी 3rd. गुड, शाबाश। Third, अच्छा, सेकंड वन क्यों नहीं है? सेकंड वन इसलिए नहीं, वो कह रहा था रिस्पॉन्स Existence. फ्रॉम द कस्टमर टू योर सर्कुलराइजेशन परफॉर्म्ड from अर्लियर earlier. इन द ऑडिट कंफर्मिंग द अमाउंट ड्यू इज इररिलेवेंट। वो कह रहा है कस्टमर ने जवाब दिया था पहले, कभी ऑडिट से पहले, अर्लियर इन दी ऑडिट, ऑडिट के शुरू में, वो इरेलीवेंट हो गया है। लेकिन अब जब हमने ईयर एंड का बाद देखा, तो ईयर एंड के बाद उसके अगर पैसे आ गए, अगर ईयर एंड के बाद पैसे आ गए, सब्सिक्वेंट रिसीट आ गई है, तो इससे ज्यादा रिलायबल प्रोसीजर क्या? जुमला मुकम्मल करें। इससे ज्यादा रिलायबल प्रोसीजर कोई और नहीं होगा। नहीं होगा। क्या बात है भाई। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? बात कर ले मुझसे भाई। No. पक्का? Yes. ये माम दोबारा पढ़े, सेकंड दोबारा पढ़े। मुझे लग रहा है लोग कंफ्यूज है, खामोशी हो गई एकदम। The इस्लामाबाद से response लेके from इंडिया the तक सिखा रही है जी। The response from the customer to your circularization performed earlier in the audit confirming the amount owed. जी क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये क्यों रेलेवेंट नहीं है? ये रेलेवेंट क्यों नहीं है भाई? वो कह रहे थे रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर टू योर सर्कुलराइजेशन परफॉर्म्ड अर्लियर इन द ऑडिट कंफर्मिंग द अमाउंट ओल्ड। वो कंफर्म कर रहा है कि हाँ मैं इतने ओ करता हूं। बात समझे? वो ये कंफर्म तो कर रहा है कि मैं अमाउंट ओ करता हूं, और दूसरी तरफ पैसे आ गए, पैसे आ गए। दोनों में से कौन सा रिलायबल है? थर्ड वाला। थर्ड वन। भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जवाब दो पाकिस्तानियों। No. माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, माशाल्लाह। sir, चित्रा है, सबीन है, sir, प्रतीक्षा है, रीना है। कोई सवाल? sir, hello sir। जी जी बोले। हाँ, मैं समझ गई। अगर इधर ऐसा लिखा होता है कि करस्पॉन्डेंस फ्रॉम कस्टमर कंफर्मिंग द
पेमेंट, वो वाला जो पॉइंट है अपना चीता पॉइंट समझ में, गया, अगर वो। समझ गया, समझ गया, समझ गया। सबीन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सॉरी इकरा। इकरा, इकरा, अगर इकरा ये जो तुम पॉइंट कह रही हो, अगर ये दिया हुआ होता तो फिर ये तो दिया हुआ नहीं होता, फिर थर्ड वन नहीं दिया हुआ होता। अच्छा, अगर तुम जो पॉइंट कह रही हो अगर वो दिया हुआ होता तो फिर थर्ड वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ होता, फिर वो वाला पॉइंट सही होता। Sir, can you please complete the point which Ikhra is referring to? इकरा जरा बताएं आप, इकरा बताएं आप क्या कह रही थी, इकरा जरा बताएं दोबारा प्लीज। करस्पॉन्डेंट, नहीं, सप्लायर करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द अमाउंट विच इज रिमेनिंग टू बी पेड, इकरा ये ऐसा कह एक रही पॉइंट है, है। सुन ले, मैं पूरी क्लास को रिपीट कर दूं। इकरा ये कह रही हैं कि अगर ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है सेकंड वाला, तमाम लोग सेकंड पॉइंट को देखें। इकरा ये कह रही है कि अगर ये पॉइंट ऐसे दिया हुआ होता कि कस्टमर ने कंफर्मेशन के जवाब में कंफर्म कर दिया है कि हाँ मैं ये अमाउंट ओ करता हूं, तो फिर मैं ये कह रहा हूं अगर वो सवाल अगर ये पॉइंट इस तरह दिया हुआ होता तो फिर ये वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ होता, ये वाला, ये पॉइंट नहीं दिया हुआ होता, ये वाला, फिर उस केस में वो वाला पॉइंट सही होता। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ आया? Yes, sir. Okay. मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड, ये सेकंड है, कहाँ है सेकंड, एक मिनट, मेरी बात समझे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अभी अभी इस करंट सिनेरियो में कौन सा आंसर सही है? Third. Third. मैं ये कह रहा हूं, इकरा ये कह रही है, इकरा ने हमारी ट्विस्टर, इकरा ने हमारी ये स्विंग बॉल, वो कह रही है कि अगर यहाँ कंफर्मेशन के पॉइंट में ये दिया हुआ होता कि कस्टमर ने कंफर्मेशन में कंफर्म कर दिया है कि हाँ ये अमाउंट देनी है मैंने, अगर इस तरह की वर्डिंग होती तो फिर वो पॉइंट सही होता, लेकिन उस केस के अंदर फिर ये वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ होता, ये कह रहा हूं मैं। समझ आया अब? नहीं समझ आया? यस सर। ठीक है। Yes. अभी कौन सा सही है? अभी कौन सा सही है भाई? Third. थर्ड। Identification during your subsequent event. ये आगे चलें जी, सेकंड लास्ट पढ़ें जी, माम पढ़ें। You have raised your concern with management regarding the ability of Strawberry to repay the $0.6 million loan in 6 months. The directors have assured you that this will be possible as they have a contingency plan. Which of the following courses of action by the directors would provide you with the most assurance that Strawberry will be able to meet this commitment? First, plans to dispose of a property valued at $5.2 million in August 2022. Second, the reopening of negotiations regarding the terms of the loan with the current provider. Third, plans to substantially cut production costs by moving production to Asia. Fourth, agreement by an alternative financial institution to lend Strawberry $4.8 million in September 2022. जरा मेरी मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग इसको दोबारा पढ़े मेरे साथ। वो कह रहा है यू हैव रेज योर कंसर्न विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एबिलिटी of Strawberry Company to repay $0.6 million loan in 6 months. The directors have assured you that this will be possible क्योंकि उनके पास contingency plan मौजूद है। वो कह रहा है which of the following course of action by the director would provide you with the with the what with the what with the what। Most Most assurance. assurance. अगर एमसीक्यू आहिस्ता से नहीं पढ़ा, अगर गौर से नहीं पढ़ा, अगर स्पीड में पढ़ लिया तो आता हुआ सवाल आप गलत करके आएंगे। जल्दबाजी में इग्नोर कर दिया कि वो कह रहा है कौन सा भाई, कौन सा Most अश्योरेंस, assurance. Most कह रहा है assurance. इनमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है जो डायरेक्टर्स लेंगे जिससे आपको मिलेगा मोस्ट अश्योरेंस कि स्ट्रॉबेरी अपनी इस कमिटमेंट को पूरा कर पाएगा। कौन सी कमिटमेंट भाई, कौन सी कमिटमेंट भाई, कौन सी कमिटमेंट? To repaying repay the the loan. Raise your concern.
अब जरा तमाम तमाम बच्चे चारों पॉइंट पढ़ें और मुझे बताएं कहां आपको लग रहा है कि इट इज जस्ट अ कैजुअल टॉक और कहां लग रहा है कि कंफर्म है कि आपको पैसे मिल जाएंगे। जी। प्लान जो है ना वो सिर्फ अ कैजुअल टॉक है, बिकॉज दे आर प्लानिंग ओनली। एन एग्रीमेंट बाय अल्टरनेटिव इज काइंड ऑफ अ फिक्स्ड टर्म। हाँ, पहला ऑप्शन। employed not for sure. It's जरा only a plan, जरा not sure. एकरा पहला पॉइंट पढ़े। Plan to dispose of property value at 5.2 million in माय August क्वेश्चन माय 2000. क्वेश्चन माय क्वेश्चन अगर मैं कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने का प्लान कर रहा हूं तो क्या वो तुरंत बिक जाएगी, फौरन से बिक जाएगी, टाइम नहीं, लगेगा? नहीं। No. ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट पढ़े आप। The Reopening of reopening पढ़े। the reopening of negotiations regarding the terms of the loan with the current provider. दोबारा पढ़े। The reopening of negotiations regarding the terms of the loan with the current provider. मुझे बताएं क्या इसमें टाइम लगेगा या फौरन से पैसे मिल जाएंगे? द री ओपनिंग ऑफ निगोशिएशन, विल इट टेक टाइम, यस और नो? Yes. Yes. नॉट अ गुड ऑप्शन। थर्ड पढ़े। Plans to substantially cut production costs by moving production to Asia. इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, Yeah. इररेलेवेंट। चौथा पढ़े। Fourth one. Agreement एग्रीमेंट, एक मिनट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का Yes. मतलब है दोनों पार्टीज में बात तय हो चुकी है। हो चुकी है, बाइंडिंग एग्रीमेंट हो चुका है, हो दोनों गई। पार्टी में बाइंडिंग बात या एक कंक्लूसिव बात हो चुकी है। जी। पढ़े पूरा, पूरा पढ़े। Agreement by an alternative financial institution to lend Strawberry $4.8 million in September 2002. द करेक्ट आंसर इज, Fourth. जी ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये एग्रीमेंट की बात कर रहा है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पेन, उफ। ठीक है जी। तो एग्रीमेंट का मतलब है वो कह रहा है मोस्ट लेवल, तो एग्रीमेंट इज ऑलवेज व्हाट? Most assurance. मोस्ट Most रिलायबल, reliable. मोस्ट रिलायबल, हाँ मोस्ट एश्योरेंस, एक ही बात है। समझ आएगी एमसीक्यू? Yes. ये नींद में हो? जाग रहे हैं। जाग रहे Fine, हो? fine, sir. जी लास्ट। जी भाई लास्ट पढ़े जी, पढ़े वहां हम। You have concluded that Strawberry is not a going concern if the director refused to amend the financial statement which of the following correspondence correctly or which of the following correctly describes the impact on the auditor's report, auditor's opinion, explanation of circumstances. इससे पहले कि मैं First. डिस्कस करूं, जरा मैं मुस्कुराते हुए, जरा अगर मैं आपको यहां ले आऊं, याद है वो गोइंग कंसर्न का डायग्राम देखा था हमने? Yes, sir. जी। लेकिन शर्त है कि मुझे मुस्कुराना पड़ेगा अब जी। कोई याद आ रहा है भाई? केस नंबर वन, केस नंबर, Two, केस नंबर। 3. three. दो बच्चे मेरे रेगुलर बैच के हैं जिनके पास एलएमएस का एक्सेस है। क्या 570 का लेक्चर याद आ रहा है? मुस्कुराते हुए बोलो भाई। Yes, Yes. sir. जरा हम आपसे ये पढ़ लें, एक, ये दो और ये तीन। जी स्टार्ट। Going concern assumption is valid, but a material uncertainty exists. Second, going concern assumption is not valid. Management unwilling to make Management is unwilling to make or extend its assessment for going concern as requested by the auditor. जी पहला केस क्या है? बताएं पहला केस क्या है, समझाएं मुझे माम, Going पहला concern केस क्या assumption कि अगर going concern assumption valid है but material uncertainty exist है तो फिर उसमें सेकंड वाला तो है? उसके दोबारा लिए बताएं। डिस्क्लोजर फर्स्ट है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर वैलिड है तो उसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, नोट्स रुक टू द जा, मैं रिपीट करूँ क्या? मैं बता रहा हूँ। केस नंबर वन ये है जहां गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है बट
there is a material Material uncertainty which needs to uncertainty. disclose in the accounts. केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है जब गोइंग कंसर्न assumption वैलिड नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल बेस के ऊपर नहीं बनेंगे. थर्ड केस क्या है? जहां मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है, मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट फॉर गोइंग कंसर्न as requested by the external auditor. In the case of going concerns impact on the report, there are three cases: case number 1, case number 2 and case number 3. 3. समझ आया भाई? Yes. अच्छा, जरा ये देखें जी. केस नंबर 1, अगर assumption वैलिड है और अनसर्टेनिटी है और वो डिस्क्लोज्ड है, तो फिर क्या होगा? Unmodified opinion. Yes, प्लस sir. The on प्लस प्लस. separate para. Separate para. और अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो फिर क्या होगा? बोलो भाई. Modify opinion देंगे. एस पर कौन सा आइजा? 705. या तो क्या देंगे? Qualified या या फिर तो क्या adverse. देंगे? Adverse. एडवर्स कब देंगे? व्हेन द इशू इज. Material and pervasive. और क्वालिफाई कब करेंगे? Issue is material but not pervasive. शाबाश. ये सेपरेट पैराग्राफ कहाँ है रिपोर्ट के अंदर? क्या आ गई रिपोर्ट? सेपरेट पैराग्राफ कहाँ है भाई? बोलो क्या लिखा हुआ है इधर भाई? नींद Before में? camp. सब नींद में. ये क्या लिखा हुआ है? आफ्टर बेसिस पैराग्राफ. कहाँ है बेसिस पैराग्राफ? इसका मतलब है सेपरेट पैराग्राफ यहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर. बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के बाद और कैम से पहले. हाँ आएगा सेपरेट पैराग्राफ, अगर तो आएगा तो. जी वापस आ जाए जी. Yes. जी अब पढ़े. पूरा रिवाइज करा दिया मैंने जी. शाबाश पढ़े. Start. जी पढ़े. You have concluded that Strawberry is not a going concern if the director refused to amend the financial statement. Which of the following correctly describe the impact on the auditor's report? Auditor's opinion, explanation of circumstances. First, adverse opinion, qualified opinion, adverse opinion, qualified opinion. Explanation of circumstances, basis for adverse opinion, basis for qualified opinion, material uncertainty related to going concern, material uncertainty related to going concern. जी you have concluded what? That the strawberry is not a going concern. तो कौन सा ओपिनियन Going आएगा? concern. एडवर्स आएगा? कौन सा ओपिनियन आएगा भाई? Basis for adverse opinion. जवाब ही नहीं आ रहा भाई को. जवाब ही नहीं आ Adverse opinion. रहा. हाँ, Basis you for have adverse concluded that strawberry is not a going concern concern. if the directors refuse to amend the accounts. अगर डायरेक्टर्स ने ऑल्टरनेटिव बेसिस पर या एनआरवी बेस के ऊपर या ब्रेकअप वैल्यू बेस पर बनाने से मना कर दिया, तो फिर क्या होगा? मटेरियल स्टेटमेंट है, एमएम है, एंड द इम्पैक्ट इज मटेरियल But pervasive. Adverse opinion, basis for adverse opinion. जी भाई समझ आया? Yes. दोस्तों समझ आया? कुछ सुन रहे हैं लोग? जी ये था जी हजरात आज का सेशन. हमने 15 एमसीक्यूज देखे और अभी मजीद की गुंजाइश है, लेकिन मैं आज यहां तक रख रहा हूं. ये देखें, एक ये सवाल हमने किया, एक ये सवाल था, एक ये था, सॉरी एक ये था, और एक चौथा एक और है क्लैरिनेट. ये इंशाल्लाह फिर हम बाद में देखेंगे हमने कौन सा अटेम्प्ट किया. भाई रिपीट करें. एक हमने देखा ये वाला सवाल, क्या नाम था सवाल का? Sir Cashnet. सर चेस्टनट. ठीक है जी. और हमने क्या देखा भाई? सर स्ट्रॉबेरी. ठीक है जी. और हमने देखा जी सर हमफ्राइज. और अब जो आखिरी है सर क्लैरिनेट. ये हम इंशाल्लाह अगले सेशन में देखेंगे. जरा मुझे फीडबैक दे दें तमाम लोग. नींद में दे दें फीडबैक जी. तबीन फीडबैक क्या समझ आया? ऑलमोस्ट तो सारा बात जो भी हमने किया सब समझ आ गया सर. ठीक सब है, बहुत हेल्पफुल था. ठीक है. थैंक यू. इकरा, इकरा मेमन.
इकरा फीडबैक दे रहे हैं? इकरा कहीं दूर है। असद, मोहम्मद असद, फीडबैक? सर बहुत हेल्पफुल है सर। ठीक है, समझ आया कुछ? यस सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। प्रतीक्षा फ्रॉम इंडिया। यस सर, बहुत अच्छा सेशन 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 था। सो सॉरी, बहुत अच्छा लगा। एंड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। जो पता भी नहीं थे वो भी यहाँ पर आके मैंने बहुत कुछ सीखा अभी। यार ये 130 आवर्स का कोर्स है। जस्ट इमेजिन कि रेगुलर बैच में एलएमएस पर कंटेंट कैसे कवर हुआ होगा, और जिन बच्चों ने पूरा एलएमएस लिया होगा उनकी तैयारी कितनी अच्छी होगी, ये सोचें आप। हो जाएगी इंशाल्लाह। प्री राणा अग्रवाल, आई थिंक ये भी फ्रॉम इंडिया है। आर यू देयर? खामोशी है। वर्षा गुप्ता, ये भी इंडिया से है। वर्षा गुप्ता, वर्षा यू देयर? ठीक है जी। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच। दिस कंप्लीट्स द थर्ड सेशन ऑफ ओटीज। आज हमने 3 सिनेरियो किए। एक का ताल्लुक था रिपोर्ट सब्सटैंटिव, एक का ताल्लुक था 560 और सब्सटैंटिव, और जो लास्ट हमने किया है वो था जनाब गोइंग कंसर्न और सब्सटैंटिव और ऑडिट रिपोर्ट का। इनको रिवाइज करेंगे आप, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कल तक मिल जाए इंशाल्लाह। तीनों को रिवाइज कीजिएगा। और अब हम 2-3 दिन का ब्रेक लेंगे ताकि आप मजीद टॉपिक्स को रिवाइज करें, और फिर हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे इन अ फोर्थ सेशन। तो आई होप कि आप इसको रिवाइज भी कर लेंगे, और इंशाल्लाह अगले सेशन में ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी। विल ट्राई टू कवर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओटीज। साजिद कपाटी साइनिंग ऑफ। मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।